Well, I guess we're live. Hello, assalamu alaikum, all of our beautiful mindful community members, सारे हमारे नए नए family members जो अब mentoring hub ने बनाने शुरू कर दिए हैं across the globe and especially in Pakistan. Assalamu alaikum. Here's hoping सबके रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं और आप सब लोग enjoy कर रहे हैं family time भी और yet healthy भी रह रहे हैं. I hope we are all maintaining the social distancing factors and I hope we're all trying to keep ourselves and each other safe. Well, आप सबने जो है वो पोस्टर अपलोडिंग के बाद जब हमने अनाउंसमेंट किया था आज के प्रोग्राम के लिए तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए और काफी सारे रिस्पॉन्सेज आए. So I'm hoping inshallah that most of our new friends and family members would be able to join us in a bit while we're live. आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत स्पेशल है. Another very very close topic to my heart और especially एजुकेशन की जब बात आती है तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स और बहुत सारी चीजें एकदम गश करके हमारे माइंड में आ जाती हैं. यूजुअली जो हमारे यहाँ एक कल्चरली पर्सपेक्टिव है वो ये नोशन है कि जी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्कूल एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटी एजुकेशन. लेकिन आज हम एजुकेशन के किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे. एक और बात जो मैं आज चाह रही थी कि इससे पहले कि हम अपने गेस्ट को ऐड ऑन करें अपनी स्ट्रीम के अंदर, मैं चाह रही थी कि आज मैं अपनी कम्युनिटी से अपने एक और विजन के बारे में बात करूं जिसकी वजह से मैंने इस सीरीज का नाम सोलफुल संडे रखा है. अब सोलफुल संडे क्यों और कुछ क्यों नहीं. एक चीज तो क्योंकि बीइंग अ माइंडफुल प्रैक्टिशनर एंड एन एलएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर मेरी एफिनिटी सोल डेवलपमेंट और सोल अपलिफ्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन अपलिफ्टिंग से काफी करीब रहती है. दूसरा ये कि सोलफुल होना मैं ये नहीं कह रही दैट वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कल्चर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग इन पर्टिकुलर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन इन पर्टिकुलर. जब इंसान की ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो एक होती है वो फिजिकल डेवलपमेंट जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम्स और एक होती है हमारी सोल की डेवलपमेंट. अस्सलाम वालेकुम अमरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एज वेल. वेलकम वेलकम वेलकम. सो जो मैं बात कर रही थी वो ये कि एज अ ह्यूमन एक इंसान होने की वजह से हमारी दो चीजों की डेवलपमेंट होती है. एक हमारा सोल डेवलपमेंट होता है जो हमारा इनर इंट्रिंसिक डेवलपमेंट होता है और एक हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. होता क्या है दैट ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम हम जिस जिस तरह बढ़ रहे होते हैं हमारी प्रायोरिटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अस्सलाम वालेकुम सबीहा, हमारी सारी चीजें इतनी बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हर चीज एक रश में आ जाती है ना. हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे रश, हसल बसल, एक सिटी मेजर रोड की तरह हमारी जिंदगियां होती हैं जिसमें इतना सारा कुछ एक साथ चल रहा होता है ना, यक ना शुद्ध दो शुद्ध चल रहा होता है. इस पॉइंट इन टाइम में हम आई एम श्योर सारे ऑडियंस अग्री करेगी कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ, हमारी फिजिकल अपलिफ्टमेंट के साथ अगर हमारा सोल डेवलप नहीं हो पाता, अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन, अगर हमारा सोल डेवलप नहीं हो पाता तो बहुत 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 मेजर गैप आ जाता है. लास्ट टाइम भी मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि जो सिंक्रोनी है जिसमें आपका दिल और आपका दिमाग एक ही सीक्वेंस पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलता रहे, ये बहुत जरूरी है. जिसकी वजह से ये सीरीज का नाम हमने सोलफुल संडे रखा है कि हम इस सीरीज के थ्रू चाहते ये हैं कि आप सब लोगों को वो सपोर्ट मिल सके जिस सपोर्ट से आपकी सोल अपलिफ्टमेंट, आपकी इंट्रिंसिक इमोशनल डेवलपमेंट हम कर सकें, साथ साथ उस डेवलपमेंट के जो हमें अपनी दुनियावी चीजों को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने फिजिकल फैक्टर्स को मेंटेन करने के लिए और अपनी फिजिकल लाइफ को स्टेबल, रीजनेबल, सक्सेसफुल येट हैप्पी बना सके.
तो ये तो मेरा वो वर्जन था। दूसरी एक छोटी सी बात बिफोर वी डेल्व इनटू द एक्चुअल क्रक्स ऑफ आवर डिस्कशन टुडे, वो ये कि एजुकेशन से, जैसे मैंने कहा कि एजुकेशन से सिर्फ बड़ी कोई 2 3 4 चीजें होती हैं जो फौरन दिमाग में आती है। अच्छा, ये एजुकेशन की बात कर रही होंगी तो ये प्रभु शायद किसी स्कूल के बारे में बता रही होंगी, या फिर ये शायद हो सकता है कि ये शायद सिर्फ हमें किताबी कोई बातें बताने लगी होंगी। लेकिन आज everybody who's joined us, thank you so much Navera Essen, she's joined us from New York, thank you so much, USA, Houston I think, Navera, if I'm not wrong. Hello, अस्सलाम वालेकुम मेहताब। मैं लेती रहूंगी कमेंट्स भी साथ साथ। सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जो हमें ग्लोबली ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों के इस वक्त टाइमिंग का डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी आप लोग आते हैं। इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड एवरीबडी इन माई टीम एज वेल। सो जिस तरह मैं बात कर रही थी वो ये कि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन का आज जो पर्सपेक्टिव मैं फ्रेश इस वक्त दोबारा रिफ्रेश करना चाहती हूँ वो ये कि एजुकेशन इज एसेंशियल टू ओपन अप आवर पर्सपेक्टिव, ओपन अप आवर माइंड्स टुवर्ड्स डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आइडियाज। अब ये भी हो सकता है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये सोचे कि अरे ये सब की अभी क्या जरूरत है, हम सबको पता है कि क्या होता है ये एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन से कैसे माइंड खुल जाता है। ये सब तो बड़ी पुरानी बातें हमने सुनी भी है। लेकिन प्लीज माय न्यू फैमिली, प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। इस वक्त जिस वक्त हम लोग कोविड के इन्फ्लुएंस में हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिकली इस वक्त प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं with so many things going on in our lives, now is the time to redefine. Now is the time to restructure our thoughts, reorganize our perspectives. इससे बेहतरीन वक्त हमें अब दोबारा शायद बहुत जल्दी फिर ना मिले। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमारा वक्त ले लेती थी, अब वो चीजें इस वक्त हॉल्ट पर हैं। हम दुनिया भर में जहां भी हैं, जो लोग, जितने हम मेरे फैमिली, माइंडफुल फैमिली मेंबर्स मुझे अक्रॉस आउटसाइड पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज आप लोग भी कमेंट जरूर करिएगा और हम आपसे भी फीडबैक लेना चाहेंगे। ये सबका इस वक्त एक सूरत हाल है, सबकी एक मेंटालिटी, सब लोग एक ही थ्रेशोल्ड से गुजर रहे हैं। तो इसलिए इस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि इस वक्त से ज्यादा, मैं ये जानती हूँ, आई एम कन्विंस्ड, इस वक्त से ज्यादा जरूरी कभी कोई वक्त रहा ही नहीं कि हम इन सब चीजों के बारे में बात दोबारा करें, अपने माइंड को रिफ्रेश करें और दोबारा से एक चीज को रीऑर्गेनाइज कर लें, अपने थॉट पैटर्न्स को रीऑर्गेनाइज कर लें कि एजुकेशन आखिर क्या क्या एवेन्यूज हमारे लिए एज अ ह्यूमन एक्सट्रिंसिकली एंड इंट्रिंसिकली खोलती है। और जो आज हमारी गुफ्तगू के दौरान हम और जबरदस्त चीजों के बारे में बात करेंगे, उनमें जो हमारा सबसे ज्यादा थ्रेशहोल्ड रहेगा वो ये that today we will help each other identify the kinds of people, the types of people who exist around the world, around us in communities. यही वो लोग हैं जो लर्नर्स बनते हैं, यही वो लोग हैं जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, यही वो लोग हैं जिनसे एंटरप्रेन्योर्स जूझ रहे हैं अगर वो आपके वेंडर्स हैं, है ना। यही वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस के क्लाइंटेल बनते हैं। सो आज के प्रोग्राम के थ्रू इंशाल्लाह हम ये सारे एवेन्यूज को एक्सप्लोर भी करेंगे। और आज मैंने दोबारा से जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं जोएब मिर्जा, उनसे रिक्वेस्ट किया था दैट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्कशन, जो जबरदस्त डिस्कशन हमने लास्ट वीक की थी और आपका सबका इतना अच्छा प्यारा रिस्पॉन्स आया था, मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया कि वो इस कंटिन्यूअस प्रोग्राम के लिए जरूर हमें ज्वाइन करें। मरियम, वेरी गुड टू सी यू टू, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। Just give me a second and let me take him onto the stream so that we can start our conversation. Assalamu alaikum Zoe. Assalamu alaikum Zora. Assalamu alaikum. कैसे हैं आप? How is everything in Ithaca? आज धूप है, कल बारिश हुई थी, कुछ दिन पहले स्नो हुई थी, तो आई थिंक
क्लाइमेट चेंज हमारे पॉलिटिकल सिनारियो की तरह ही होता है, कुछ भी हो है ना? सकता है। तो ये कि आज है ना? धूप है और मैं देख रहा हूँ कि शहद की मक्खियां मुझे दिख रही उड़ती हुई, तो मैं अगर ड्यूरिंग अच्छा। द सेशन यूं भिलक जाऊं तो घबराए, कोई घबराए नहीं, बस ये कि शहद की मक्खी होगी। वरना कराची में मुझे याद है जब मैं मेरी दोपहर में जब अम्मा मेरी जब सो रही होती थी तो मैं और मेरा भाई मक्खी पकड़ते थे। और मैं बहुत अच्छा हूँ, ये मैं इतना अच्छा प्रोफेशनली नहीं हूँगा जितना अच्छा मैं मक्खी पकड़ सकता हूँ। कि मैं मक्खी अगर बैठी हुई होती है रियली? तो मैं मक्खी को ऐसे पकड़ लेता हूँ और मरने भी नहीं देता। तो एनिमल काइंडनेस, मैं कोई मरने नहीं देता, बस बस गुदगुदी होती है, मैं उनको बाल्टी में डाल के उनको बस यूं जोएब, गोल गोल घूमती थी, फिर उड़ के चली जोएब जाती। यू आर अ जोएब, आई हैव टू से दिस, यू आर अ सुपरस्टार माशाल्लाह। और मैं हर दफा आपसे बात करने के बाद, आपसे डिस्कशन करने के बाद एक बात जरूर दोबारा से अपने आप को बताती हूँ कि दिस इज व्हाट ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस डज टू अ ह्यूमन। सो यू आर अ सुपर Shahrukh Khan inspired Novera Hassan is saying. Yes, truly, maybe. But thank you, Zoeb, for थैंक joining यू फॉर us हैविंग मी। again today. मुझे पता है कि आपका भी बहुत डेक्टअप चल रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन एट कॉर्नेल एज वेल, और सब चीज क्योंकि सब लोग ही ऑफलाइन वाले भी जो थे वो भी ऑनलाइन, आपने लास्ट टाइम बताया था कि वो भी सब ऑनलाइन काम करें, तो आई एम श्योर आपके लिए बहुत बिजी है। बट थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू फॉर सो हैविंग मी। अभी आपके ज्वाइन करने से पहले मैं आज अपनी माइंडफुल फैमिली के साथ मैंने सोचा मैं थोड़ी देर जरा थोड़ी सी गुफ्तगू करूं हार्ट टू हार्ट, और उनको बताऊं कि क्यों मैंने सीरीज और ये प्रोग्राम और ये टॉपिक आज हमने किस लिए जो है वो चूज किया है। तो इसी नजरिए से अच्छा, दो अनाउंसमेंट्स में करना चाहूंगी। एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो ये Zoeb, that the viewers who had joined us the last time, mashallah, were super excited to join us this time as well. जिसकी वजह से बहुत सारे mashallah our viewers have come back for the second program, which is even much more happier for me. और मैं उन सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. And there are new people who've joined us from Houston. Novera Essen. She's a doctor in the US for a lot of years now, and she's also saying that definitely growth of the soul is the true definition of life. Zoeb, इसी से मैं start करना चाहूंगी. Education. पहले मैं आपकी बात काटना चाहूंगा हाँ, काटे काटे जल्दी बताएं. क्योंकि आपने बताया कि पुराने लोग भी आए हैं, तो हाँ, मैं उनसे पहले आपसे पूछ लूं कि वेयर आर यू ऑन द मूड एलिवेटर। तो आप अपने मूड एलिवेटर में कहाँ पे हैं? बताइए. तो आप अपने ऑडियंस, आप हमारी ऑडियंस से पूछ रहे हैं या आप मुझसे पहले पूछ रहे हैं कि मैं आपको आप बताऊं मेरा मूड एलिवेटर? भी आप अपना बताएं, उसके बाद ऑडियंस अगेन ये देखें, मेरा ये कैस्ट ऐसा है जिसमें हर कोई, जैसे कराची में कहते हैं ना, फर्रे फर्रे चीटिंग, या आप फुल चीटिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर नहीं याद है तो आप गूगल करें और मूड एलिवेटर को टाइप करें, उसमें मूड्स लिखे हुए आएंगे और आप मुझे बस बताएं कि आपका मूड कैसा है, बस वो मूड लफ्ज लिखना है। तो एलिवेटर. आपकी अगर ऑडियंस, अगर मुझे जो जिन्होंने लास्ट टाइम ये सुना था और अगर जो नए आए हैं, हाँ, वो वो है सिर्फ, हमारे साथ तो बस वो सिर्फ मूड सब. एलिवेटर टाइप कर दें, ठीक. मूड MOOD और एलिवेटर, ठीक है. और जो मैं भी एक काम डायग्राम में करती हूँ. आएगा। हाँ। मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं जो हूँ अपने चैट बॉक्स में भी मूड एलिवेटर सबको. Okay, Mariam Asif is saying that she's good. She's saying good to see you, Zoe. Khurram Parvez, he's also very happy to see you again, Zoe. अच्छा थैंक जी, यू। मूड एलिवेटर जल्दी से हमारी नई माइंडफुल फैमिली हमें बता दे. मैं तो बता रही हूँ Zoe, I feel superbly powerful today. I'll tell वाह, you this. माशाल्लाह। I'm feeling very powerful today, Alhamdulillah. I feel that there's Mariam Asif कह रही है वो puzzled है. ओके। तो एक पावरफुल आ गया आपके पास और एक पजल्ड आया आपके पास. ओके। Mariam will try to sort this during the conversation inshallah with Zoeb today. बाकी सब लोग भी प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करें और अपना फीडबैक दें. मूड एलिवेटर पे आज किस तरफ हैं, पहले हम जोएब को ये बताएं ताकि हम फिर जोएब को आगे लेके चलें इस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन में. सो टुडे आई एम फीलिंग वेरी पावरफुल जोएब. In all honesty, from our last program to this program today is Sunday. Novera Essen, who's joined us from Houston, USA, says she's feeling optimistic. Novera, pleasant to hear that. आपको लगता है पावरफुल और ऑप्टिमिस्टिक जो है वो सिनोनिम्स है क्या जोएब? व्हाट डू यू से? देखें, मूड एलिवेटर्स के तो डिफरेंट मूड्स हैं। ये एक पावरफुल, एक जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आपके जो मूड्स होते हैं, लोएस्ट डिप्रेशन
हाईएस्ट ग्रेटफुल और बीच में हाँ क्यूरियोसिटी। तो जैसे फॉर हाँ एग्जांपल मैंने अभी पजल देखा है, तो आई थिंक पजल हाँ, जो है पजल गाय, हाँ। वो क्यूरियस से मैं थोड़ा नीचे समझूंगा, ऑप्टिमिस्टिक क्यूरियस से ऊपर है, पावरफुल तो और अच्छा, ऊपर है। तो अगेन मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि कि फॉर एग्जाम्पल अगर मरियम आसिफ, अगर मैं आपको आपकी मूड को अगर एज एन एग्जाम्पल विद योर परमिशन अगर मैं ले सकूं, तो मैं जैसे मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अभी अगर आप पजल्ड फील कर रही हैं तो इसकी कोई वजह हो सकती है हाँ और आपको वजह बेहतर पता है। लेकिन हमने ओके, लास्ट टाइम एक बात की थी थिंकिंग कौन के बारे में, जब हमारा मूड जैसा होता है हाँ, वैसी हमारी सोच होती है। थिंकिंग को, मतलब थिंकिंग को इन्फ्लुएंस हम्म, करता है। जब आपका मूड अच्छा होगा, जैसे आप पावरफुल बिल्कुल अभी करते हैं। फील कर रही हैं, तो अभी जो आपके थिंकिंग जो होगी ना वो उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी उस मूड को। और जब वो मूड जब आपका बिल्कुल, उस तरह जब थिंकिंग ऐसे आपकी होगी, तो फिर जो भी आपको भी जो काम करना होगा ना उसका बिहेवियर जो होगा ना वो उसको इम्पैक्ट करेगा। अब और आप क्योंकि थिंकिंग तक तो हम कुछ नहीं देख सकते, थिंकिंग तो आपके दिमाग तक है, लेकिन बिहेवियर हम देख सकते हैं और उस बिहेवियर से पता हाँ चलेगा कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब भी हम क्यूरियोसिटी से नीचे हों, कोई भी नेगेटिव हमारा अगर मूड होता है, तो वही जैसे हमने बात की थी कि कोई फैसला ना लें, कोई हाँ, बस ठीक फैसला है, ना इसका करें। मतलब है, जोएब मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, इसका मतलब है पहले मैं सबको अलर्ट कर दूं कि जहां जो हम क्यूरियोसिटी के ऊपर अभी नहीं पहुंचे हैं ना, अभी जरा ठहर जाएं, कोई फैसले ना करें, स्पेशली रात के डिनर में क्या खाना है और सहरी पे क्या खाना है, अभी आपस में डिसाइड ना करें, थोड़ा ठहर जाए, हाँ, हमारे सही। साथ प्रोग्राम के एंड तक रहे, और इंशाल्लाह आई कैन अश्योर यू कि जोएब के साथ कॉन्वर्सेशन करते हुए इंशाल्लाह हम सब बहुत बेहतर फील करेंगे until the end of this conversation. Amreen Adnan is sharing with us. Thank you, Amreen, for sharing it. She's upset, but she's trying to make her mood be positive, and she's trying to keep her mood up. तो अगेन ये जैसे अमरीन, थैंक यू सो मच, आपने अपना मूड शेयर किया। सो अगेन जो रिसर्च, अगेन जो मैं आपसे बात करूँ, एक साइंटिफिक अप्रोच है कि अगर आपका मूड लो है और अगर आप मूड एलिवेटर को अगर गूगल करके अपने सामने रखेंगे, तो क्यूरियस से लेवल जो जो मूड्स हैं, और प्लीज नोट करिएगा कि ये जरूरी नहीं कि वो सारे मूड्स कैप्चर कर रहा हो, वो मेन मोटे मोटे मूड्स हैं, हो सकता है कोई मूड मिसिंग हो उसमें, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ, क्यूरियोसिटी के लफ्ज ऊपर नीचे में कि आपका मूड ऊपर है या नीचे है। तो जब आपका मूड लो हो, तो पहली बात है कि कोई ड्रास्टिक डिसीजन नहीं, कोई बिजनेस डिसीजन नहीं, कोई फैमिली डिसीजन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं, बिल्कुल, क्योंकि वही चीज अगर दोबारा होती और अगर आपका मूड अच्छा होता तो आपका फैसला या उसको टैकल करने का तरीका डिफरेंट होता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट सबसे है कि अगर वो क्यूरियोसिटी से लोग कोई भी मूड फील कर रहे हैं, तो वो तो फिर फिगर बिल्कुल अलर्ट रहें। फिगर आउट करें कि उसको बेहतर कैसे करेंगे। क्योंकि यही हमने, जैसे मैंने ठीक है, लास्ट टाइम कहा था कि मैं मीठा कुछ ठीक है, खा लेता हूँ, बच्चों के पास बैठ गया, या मेरी वाइफ बस बहुत सही अच्छा है, कुक करती है और आजकल उन्होंने फेसबुक पे उन्होंने अपने बस सलाम, खूब मजे बस मजे की बस चीजें ठीक है, डाली हुई हैं। सही है जोएब, बस इसका मतलब ये है कि अब अभी जब तक जो, और एनी जीशान ने भी जोएब हमें ज्वाइन किया, शी वाज आल्सो वन ऑफ द फर्स्ट पीपल इन द ऑडियंस द लास्ट टाइम विद इन आवर प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम एनी फ्रॉम जोएब आल्सो एंड माई सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर joining us again. तो अब ये कि जोएब साहब, आपने मूड एलिवेटर्स तो आपको पता चल गया, जो अभी थोड़े थोड़े लोगों ने, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, कि सबका मूड कैसा है, बट जैसे कि आज का टॉपिक है जोएब, आई वुड वांट अस टू स्टार्ट really delving into that topic. Sure. आप माशाल्लाह से you've been an expert into not just the fact कि हम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, you have been an expert into learning, observing, working with the patterns of humans, recognizing them as learners, recognizing them as the kind of humans and the kind of generations they hail from. तो वही जो आपका माशाल्लाह सुपर एक्सपर्टीज है, उसी के जाविये से मैं आपसे पहला सवाल करूंगी, लेकिन क्योंकि हमारे लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया है और हमें काफी सारे सवाल आप लोगों ने भेजे थे थ्रू द रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स, प्लीज रेस्ट बी अश्योर्ड कि आज हम वो सारे सवाल भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह हम आपको कुछ ना कुछ जरूर सिल्वर लाइनिंग दिखाएंगे उन पर्सपेक्टिव्स की, और उसकी डिस्कशन जोएब के साथ भी करेंगे, और उसके साथ साथ हम नई चीजों के बारे में भी बात करेंगे। जोएब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू कि एजुकेशन जो है, with what you have learned over the years,
एजुकेशन जाहिर है जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो एजुकेशन जो हम बोर्ड पे स्कूल के ऊपर लगा हुआ देखते हैं वो एक पर्सपेक्टिव होता है, और हमारे लिए बचपन में एजुकेशन का मतलब होता है सुबह उठ के स्कूल जाना, वैन के धक्के खाना, टीचर की डांट खाना और वापस आ जाना, है ना। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि एजुकेशन इज अ सोलफुल एक्सपीरियंस। आई वुड वांट टू स्टार्ट विद दिस स्टेटमेंट। श्योर, आपका क्या इस बारे में फीडबैक है, जरूर बताइए। बिल्कुल। एजुकेशन बीइंग अ मोर सोलफुल फूड देन एनीथिंग एल्स। देखें, आज का जो हमारा फोकस जो है वो है लर्निंग एंड डेवलपमेंट पे, जो एजुकेशन से एक बड़ा टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि लर्निंग एंड डेवलपमेंट हमारी ज़िंदगी में हर जगह होती है। आपके कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, उसमें कोई भी डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, एचआर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, हर जगह में लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक गिवन चीज़ होती है। यस, एजुकेशन जब हम बोलते हैं तो हमारा फ़ौरन दिमाग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ चला जाता है। तो आज मेरा जो आपकी ऑडियंस को भी मैं इंगेज करना चाहूँगा कि मैं आज बात बिल्कुल। करना चाहूँगा जनरेशन्स के बारे में और उनके अच्छा। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इस जनरेशन्स का मतलब ये कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं लेकिन उनके मायने सिंपल हैं, लेकिन एक है बेबी बूमर्स, जनरेशन ठीक है। एक्स, जनरेशन ठीक है। वाई, जनरेशन जी एंड अल्फा जनरेशन। तो ये ओह। बेसिकली जो मैंने आपसे जो ये जो लफ्ज बोले हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेशन्स हैं, जिसमें अगर आसान जबान में बोलें तो जैसे हमारे अम्मी अब्बू जो हैं हाँ। वो किस जनरेशन में आते हैं, उनसे बड़े उनसे छोटे किस जनरेशन में आते हैं, ओह। उनसे छोटे और हमारे बच्चे अब जब हैं। तो ये जो जनरेशन्स हैं इसकी स्टडी हुई है, जिससे हमें पता चल सकता है कि ये लोग किस एरा में बॉर्न हुए थे और बेस्ड ऑन रिसर्च इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब अच्छा। हमें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है कि जिस तरह आप और मैं सीखेंगे, हमारे ठीक है। बच्चे जो हैं वो शायद डिफरेंट तरीके से सीखें, लेकिन हमारे वालिदैन हो सकता है डिफरेंट तरीके से सीखें। बात सारी ये है कि हमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट के रेल में ये समझना होगा कि जब हम कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें सीखने सिखाने की बात है, आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस देनी है या आपको कोई बात समझानी है या आपको कोई मटेरियल बनाना है अपनी कंपनी का, वेबसाइट बनानी, कुछ भी हो, अगर हमें अपनी ऑडियंस समझ में आ जाए और हम उनकी हाँ। जनरेशन्स को समझें तो हमारा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा विद इन कंपनी या विद इन एजुकेशन या विद इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और हमें वाह। समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम उसको करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आज पहला जो मैं बल्कि अपनी बात बताने से पहले मैं आपकी ऑडियंस को इंगेज करना चाहूँगा और मैं ये बिल्कुल। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दूंगा। बेबी बूमर्स, बेबी बूमर्स वो लोग होते हैं जो 1940 से 1959 में पैदा हुए थे। तो 1940 से 1959, अब ओके। ये जो ईयर जो मैं आप 1940। Okay, I'm going to rephrase this for the श्योर audience. 1940 to 1955 के जो ब्लॉक में आ रहे 59 हैं। 59 और ये 59। प्लस -3-4 years हैं क्योंकि डिफरेंट रिसर्च ने थोड़ा वेरिएशन किया, लेकिन मैंने उसका एवरेज आपको बता दिया कि जब हम ये लफ्ज बेबी बूमर्स का सुनेंगे तो इसमें हमारे दिमाग में वो लोग जो 1940 से 1959 में पैदा हुए थे। और जब ठीक हम है। तो क्वेश्चन ये कि जब आप इस एरा को सोचते हैं वो लोग कौन है जो आपके दिमाग में आते हैं। ठीक है। तो आपकी ऑडियंस से भी पूछना चाहूंगा कि अगर इस ईयर को जो मैंने बताया है ये साल के रेंज में हमारी जिंदगी में वो कौन लोग हैं जो इस एज ग्रुप में आते हैं। ओह। ओके, ग्रेट। अब अच्छा जुएब, आई वुड लाइक टू आस्क यू टू प्लीज टर्न योर माइक वॉल्यूम टू फुल, तो फुल, आपकी ओके, थोड़ी सी आवाज स्लो। हाँ, थोड़ा सा अपने ओके, माइक को पूरा कर, फुल वॉल्यूम फुल कर दे। अच्छा। गुड, नोवेरा एसन फ्रॉम ह्यूस्टन सेज हर पेरेंट्स, और मैं बाकी सबके इसको भी कहूंगी कि आप लोग सोचें जल्दी से कि आपके आसपास या आपकी फैमिली में 1950s तक के अंदर के कौन लोग हैं, और वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। मरियम आसिफ के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नोवेरा के पेरेंट्स हैं, एनी जीशान के भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं। ओके। सैयद रहमान, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। अमरीन सेज हर मदर इन लॉ is from the baby boomers.
वेरी गुड। सो आई थिंक ये, और अब जवाब यही है कि हमारी बेस्ड ऑन हमारी अभी करंट जो ऑडियंस हमारी ज्वाइन किया है, कि उनकी एज जी ग्रुप के हिसाब से उनके पेरेंट्स हो सकते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब उस एज ग्रुप में हमने तो अपने फैमिली वालों को रिलेट किया, लेकिन इन रियलिटी बिल्कुल। वो ये लोग होते हैं जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पे होते हैं, हमारे बॉसेस हो सकते हैं, सीईओज हो सकते हैं, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं, और वेस्टर्न वर्ल्ड में तो ये स्टूडेंट्स भी होते हैं। मैंने जब अपना टीचिंग टीचिंग ऑफिशियल टीचिंग करियर जब शुरू किया था, तो अनऑफिशियल तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि मैं क्लास 8th से शुरू किया था, लेकिन वो हाँ अनऑफिशियल आपने करियर है बताया जो था। मैं रेज्यूमे पे नहीं जी डालता, जी जी क्योंकि रेज्यूमे पे जी किसी के लिए बताया। डाला बोलेंगे ये कैसी बात करे, क्लास 8 में कौन बच्चे को पढ़ाएगा। ऑफिशियली मैंने जब यूएस में शुरू किया था तो मैंने अडल्ट लर्नर से शुरू किया था, कि जो बूढ़े, हाँ जिनको हम बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं पाकिस्तान में, उनको पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि ये हाँ हाँ हमारे वेस्ट वर्ल्ड में तो ये हमारे स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स में भी आते हैं, और इसी तरह ये प्रोफेशनल हाँ डेवलपमेंट में भी आते हैं। तो पाकिस्तान में अब आपका वो बॉस हो सकते हैं, आपके लर्नर्स किसी भी सेक्टर में हो बिल्कुल। सकते हैं, या कोई भी, फॉर एग्जांपल इस एज ग्रुप में कोई भी सीखना चाहे या पढ़ना चाहे, क्योंकि आई थिंक ये वो आपकी हाँ जो बात थी इंट्रो में कि हमें सोलफुलनेस से ये देखना होगा कि हमें ये रीथिंक करना होगा अपनी स्ट्रैटेजीज, कि हम सिर्फ बिल्कुल। एक खास स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, या हम इस तरह एज अ नेशन बनना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वाले भी बोले हमें वापस या स्कूल जाना है, या हमें इस जगह से ट्रेनिंग सीखनी है, या हमें इस जगह से कुछ करना है। तो बिल्कुल। तो मेरा ये बोलने का मकसद इसलिए था क्योंकि जब आपने आइडेंटिफाई करी इस ग्रेज एज ग्रुप को, तो अब आपने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को जैसे आइडेंटिफाई किया, अब मैं कहूंगा कि ठीक है। अब आप अपने प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से अब हर हाँ हर जो हमारे जो ऑडियंस है वो उसको सोचे कि इस एज ग्रुप में और कौन कौन होता है उनके काम पे, उनके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके कॉलीग्स हैं, या हम्म। उनके उनके मैनेजर्स हैं, उनके सीईओज हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि वो लोग बेस्ड ऑन रिसर्च उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, और क्योंकि मैंने आपसे बात की है बेबी बूमर्स जिनका ईयर होता है फ्रॉम 1940 टू 59 प्लस माइनस फ्यू इयर्स बैक एंड फोर्थ, तो इसका ठीक मतलब ये है। कि इसके बाद के ठीक जो है। हम जनरेशंस की बात करेंगे उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो आज बिल्कुल। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि मे बी एजुकेशन वर्ल्ड में हमारे पास बेबी बूमर्स या स्टूडेंट्स नहीं होते हाँ पाकिस्तान में, हाँ। लेकिन अच्छा रिकग्निशन बहुत सबिया आबिद, जरूरी है। सबिहा आबिद ने शेयर किया है हमारे साथ जुएब, शीज हाइलाइटेड पेरेंट्स, ऑफिस हम्म मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव्स, अंकल्स एंड आंट्स। हम्म खुर्रम परवेज ने पेरेंट्स का कहा है और मरियम आसिफ ने एचओडी का बताया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, चले वेरी गुड। तो आई थिंक आप सबको मेरे ख्याल में एक गुड आइडिया हो गया कि बेबी बूमर्स का जब मैं लफ्ज लूंगा तो इजी जबान में हमारे नाना दादा या पेरेंट्स बेस्ड ऑन एज ग्रुप जो करंट हमारी ऑडियंस की है, और प्रोफेशनली भी अब आपके दिमाग में वो आ गया है। अब मैं अगेन विद, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी रिसर्च देने से पहले मैं थोड़ा और, अगर विद योर परमिशन, मैं और एंगेज करना चाहूंगा हमारी जी ऑडियंस जी जी को। जी प्लीज गो अहेड। अब आप मुझे बताएं कि उनके साथ जिसका भी एक्सपीरियंस हुआ है एट ए पर्सनल लेवल, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या आपके ऑफिस वाले भी हो सकते हैं, वो किस तरह सीखना पढ़ना चाहते हैं। जब आप उनको बात समझाते हैं तो आप उनको किस तरीके से चीजें समझाते हैं, या आपको लगता है कि उनको ये तरीका बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट में कोई है जो 30s 40s में है वर्सेस कोई 70s 60s में है, तो आपकी शायद क्या अप्रोच डिफरेंट होगी, या आप उसको उसी तरीके से टैबलेट दे देंगे और बोलेंगे ये एक ऐप है और इसमें हम ये चाहते हैं, ये स्ट्रैटेजीज हैं, आप इस ऐप ब्यूटिफुल को देखें। क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है बड़ा कि अच्छा मैं सवाल आपकी, है। तो आपकी ऑडियंस से मेरा ये है क्वेश्चन कि अब आप मुझे बताएं कि आपका उनसे किस तरह इंटरेक्शन होता है कैसे डील जिसमें कैसे करते हैं, कैसे कंटेंट इंटरैक्ट करते हैं। ये जो बेबी बूमर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, माय माइंडफुल फैमिली एंड द ऑडियंस हुज जॉइंड अस नाउ, जरूर जल्दी से फीडबैक लिख के बताएं कि इन लोगों को डील कैसे करते हैं। लर्निंग एंड इनकी डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से, कि आप जब उनको लर्निंग कोई एंड बात समझा डेवलपमेंट रहे भी हैं, हो। प्रेजेंटेशन है, आपको उनके साथ कुछ काम करना है, या आपको उनके लिए कुछ चीज बनानी है, तो उनके किस तरह उनका बिहेवियर आता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आते हैं। जबरदस्त। नोवेरा ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। नोवेरा थैंक यू सो मच। शी सेज दे आर विजुअल लर्नर्स एंड दे नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। ओके वेरी, वाओ दैट्स, स्पॉट थैंक यू ऑन। सो मच, आई एम सो हैप्पी कि आप इस तरह स्पेसिफिकली बता रहे हैं, तो वेरी गुड। और भी मुझे कोई एग्जांपल देना चाहे कि अपने पेरेंट्स के साथ जब वो पढ़ रहे होते हैं, या जब आप उनको कुछ दिखा रहे होते हैं, या कुछ चीज, कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते हैं, या कुछ भी होते हैं उनकी, जब आप
क्या ऑब्जर्व करते हैं उनको जब कोई सीख रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं, वो किस तरह उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो स्टेप बाय स्टेप उनको सिखाना जरूरी है, ये एक बहुत अच्छा हाँ, की। और कोई नई बात? जरूर बताइए, और क्या क्या कोई नई स्ट्रैटेजी यूज करती हैं अमनोवेरा विद योर पेरेंट्स, और समथिंग दैट यू मे बी। एक और सवाल मेरा है, अच्छा गुलनाज पूछ रही है, मैं अपना सवाल बाद में पूछूंगी। मोस्ट ऑफ देम आर नॉट विलिंग टू अडेप्ट टू द न्यू आइडियाज एंड टेक्निक्स। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये न्यू सेकंड हमने, फाइंडिंग। वेरी वेरी गुड, तो ये हमने सेकंड चीज सीखी है। अब नोट करिएगा कि क्योंकि ये बेबी बूमर्स हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा हैं, पेरेंट्स और हाँ ग्रैंड पेरेंट्स से बियॉन्ड हाँ प्रोफेशनली जो हैं हमारे, ज्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, जो सीनियर लीडरशिप होती है, वो ज्यादातर इसी एज को रेंज को बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक, थैंक यू सो नहीं, मच और फॉर उनका शेयरिंग। इन्फ्लुएंस भी हमारी जिंदगियों पे बहुत गहरा होता है। और कोई शेयर करना चाहेगा? गुलनाज ने आगे ऐड किया है दैट मोर एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू कन्विंस देम। शी इज सो राइट। खास तौर पे एचओडीज को और टीम लीड्स को कन्विंस करना बहुत दफा बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक Mariam Asif is saying, for grandparents, we try to convince them emotionally. In terms of actually learning, they prefer traditional ways of learning. सबिहा आबिद कह रही हैं कि इस एज ग्रुप के लोग डू नॉट वांट टू लर्न, बट दे वांट अदर पीपल टू डू थिंग्स फॉर देम, और यूजुअली वो खुश नहीं होते रिजल्ट्स के साथ, ये भी होता है। Zubaida Absar, thank you, Zubia Absar, for joining us again. She says it depends on their learning feasibility, how much they're willing to adapt to the new concepts. ज्यादातर तो जुहेब यही होता है कि adaptation कितनी है to a change factor, मेरे ख्याल से वो कितनी है, किसमें उसका पैराडाइम हर एक का फर्क होगा, नहीं? What do you think? देखिए, यस, वो तो डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब बाहर पढ़ने के लिए गया, तो मेरे अम्मी अब्बू में से, दोनों में से मेरी अम्मा जो थी, क्योंकि उस जमाने में सेल फोन्स नहीं थे, उस जमाने में सिर्फ नया नया चैट शुरू हुआ था, तो मेरी अम्मा हाँ, उन अम्माओं में से थी जो उन्होंने कहा कि मुझे कंप्यूटर सीखना है क्योंकि मुझे ज़ुएब से बात करनी है। तो फिर उन्होंने MSN मैसेंजर सीखा, तो उन्होंने अच्छा, फिर और अम्मियों को भी सिखाया क्योंकि एक नीड थी। लेकिन हाँ, मेरे अब्बू को मुझे अभी भी फोन करके बात करनी होती है क्योंकि वो अभी तक वो फोन इस्तेमाल उस तरह नहीं करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि बस उनको इजी हो। लेकिन मेरी अम्मा ने टच हाँ, स्क्रीन पे easy access. तो बेबी बूमर्स में भी ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन ओवरऑल आई थिंक जो हमारी ऑडियंस जब तक बता रही है, वो आप रिसर्च को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से मैं चाहता था कि मैं सिर्फ एक वन वे बता दूं और बात खत्म हो जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ कि इंसान आप ने भी बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव शेयर किया है जुएब, मैं आपसे शेयर करूंगी। शी सेज इट डिपेंड्स बिकॉज दे आर द पीपल हु आर वेरी रिजिड। अगेन शी इज पॉइंटिंग आउट टू अडेप्टिंग to new ideas because they think they have more experience and they know more about life. बड़ा वेरी गुड। कड़क सच है ये, बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल, है इसलिए तो ऐसे ही। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक आज मेरे ये बात करने का मकसद, ये रिमाइंडर ये कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप उसको स्ट्रेटेजाइज अच्छे तरीके से कर सकेंगे कि क्योंकि ये ऐसे हैं, इसलिए क्यों नहीं कि वो चिड़चिड़े हैं, या उनका एक कैरेक्टरिस्टिक है हर एज ग्रुप का। क्योंकि जिस तरह मेरे बच्चे, जो 10 साल की बेटी और 5 साल का जो बेटा है, वो जिस तरीके से अब इंटरेक्शन कर रहे हैं, मुझे वो कहते हैं गेम खेलने को, लेकिन मैं हूँ ओल्ड स्कूल। जब वो कराची में जब मैं था तो वो 1 रुपए का कॉइन आता था, वो इतना बड़ा आर्केड गेम होता था, उसमें आप मुझसे स्ट्रीट फाइटर खिलवा लो, मैं बहुत अच्छा खेलता था। लेकिन विद टाइम जब वो टेक्नोलॉजी बढ़ी और वो निंटेंडोज आ गए और अब स्क्रीन आ गई, तो मुझसे वो होता नहीं है। तो मैं खुद चिढ़ जाता हूँ, मैंने कहा नहीं बेटा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे मजा नहीं आ रहा। तो मेरे लिए लर्निंग कर्व बहुत ज्यादा है। तो मैं खुद ये नोट करता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जनरेशन, मैं कौन सी जनरेशन का हूं, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो कौन सी जनरेशन के होंगे, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ये हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो इसमें सही गलत नहीं है। जब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो प्लीज नोट करें कि इसमें कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि ये कौन से जनरेशन है और इनकी ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जब हम उस चीज को समझ लेंगे तो फिर हम स्ट्रेटेजाइज अच्छी तरह कर सकते हैं कि अगर ये कोई भी हमारे लर्निंग एंड डेवलपमेंट का सेक्टर है, एजुकेशन का सेक्टर है, या प्रोफेशनल सेक्टर है, हम उसको किस तरह बेटर मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें उनके साथ ये स्ट्रैटेजी करनी है किस तरह वर्सेस डील करना।
और एक और चीज बड़ी अच्छी है, साइमा फरहान ने भी शेयर की है, मरियम, आसिफ और नवेरा ने, तीनों ने, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी ज़ोएब। साइमा फरहान says that she thinks it depends on the need, और she also remembers कि जब वो और उनके कजन्स बाहर चले गए थे पाकिस्तान से बाहर, तो उनकी अम्मी ने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग किया था, राइटिंग नोट्स का। इसी तरह मरियम आसिफ कह रही हैं कि जो HODs होते हैं वो प्रेफर नहीं करते कि वो कुछ लर्न करें, बट ये कि इनडायरेक्टली टीचिंग वेयर दे डोंट फील समथिंग अगेंस्ट देयर स्टेटस। नवेरा एहसन सेज कि बेबी बूमर वुमेन जो है वो जरा ज्यादा अडेप्टिंग होती हैं, और मेन थोड़े से ऐसे होते हैं ऑन द अदर हैंड जो कि अडेप्ट नहीं इतना ज्यादा करना चाहते। एंड आई थिंक शी इज राइट टू दैट पॉइंट। मैं एक और चीज यहाँ अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहूंगी कि जिस रीजन की वजह से आज मैंने इंसिस्ट किया था और रिक्वेस्ट किया था ज़ोएब को कि हम जनरेशंस की और रिकग्निशन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स की बात करें, वो इस खास वजह से थी कि इस वक्त इस पैंडेमिक के दौरान हम जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, जहां जहां हमें कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता हुआ दिख रहा है, और वो बड़े सिंपल से प्रोस्पेक्ट्स हैं। एक माँ को अपने बच्चों के साथ डील करने में इशू हो रहे हैं, वो बच्चे जो इस वक्त स्कूलों के बाहर हैं, घरों में क्वारंटीन है, होम स्कूलिंग के लिए उनको प्रेशराइज हो गए, देयर इज नो अदर ऑप्शन। टीचर्स आर ट्राइंग टू डील विद देयर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आर ट्राइंग टू डील विद देयर चिल्ड्रन, एट द सेम टाइम बोथ स्पाउसेस बीइंग होम, वर्किंग फ्रॉम होम, बहुत मुश्किल हो रहा है, और बहुत दफा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, जिस वजह से मैं भी बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ ज़ोएब कि बहुत जरूरी है कि हम और आप इंट्रिंसिकली अगर ये समझ सकें कि यार इफ दिस पर्सन इज फ्रॉम अनदर जनरेशन, देन दैट जस्ट मीन्स कि उसकी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कोई दूसरी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बजाय वो एक ही वाली लकीर जो हम सबके साथ करते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक मेरे ख्याल में अच्छा खासा रिस्पांस आया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडियंस का बहुत बहुत शुक्रिया शेयर करने का। अब मैं आपसे रिसर्च शेयर करता हूं, तो अब आप देखेंगे कि आपकी बातें कितनी अलाइंड हैं। और पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे प्रेफर अ मोर पर्सनली फोकस्ड लर्निंग स्ट्रक्चर, व्हिच मींस के हमें इसी वजह से जो हेड ऑफ हमारे जो है सीनियर लीडर है, या किसी को भी हम बात कर रहे हैं, या इनफैक्ट जैसे मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे जब क्लास में जब बेबी बूमर होता है तो उसके साथ मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो जाती है। मैं उनके साथ फिर एज अ फैकल्टी ऑब्वियसली ये इजी नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब क्लास में हम होते हैं तो ये कि अब 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं और 3 इस तरह के हैं, 5 उस तरह के हैं, 12 उस तरह के हैं, मिक्स तो होते हैं, हाँ, मिक्स होते हैं। तो रियलिटी तो यही होती है, लेकिन एज टीचर्स कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा हम अडेप्टेबल टीचिंग मेथड्स करें या फैसिलिटेशन मेथड्स करें। अगेन फोकस सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, इन जनरल है कि अगर आपके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में या आपके लीडर्स में कोई बेबी बूमर है या कोई दूसरी जनरेशन है, तो आपकी स्ट्रैटेजी आपको एटलीस्ट समझना पड़ेगा कि अगर फाइनल डिसीजन मेकर एक बेबी बूमर है तो आपको फिर थोड़ी पर्सनलाइज्ड उनके हिसाब से करना पड़ेगा, जिसमें जरूरी नहीं कि आप उसमें लेटेस्ट मेथड्स लाइक गेमिफिकेशन, वर्चुअल रियलिटी और अडैप्टिव लर्निंग और मोबाइल टेक्नोलॉजीज, वो आपको समझना पड़ेगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी अम्मी का एग्जांपल दिया, बल्कि मेरी अम्मी और मेरी सास दोनों वो हाई टेक हो गए हैं। मेरी सास तो फोन पे लूडो खेलती हैं, वो भी वर्चुअल लूडो होता है। अब मुझे खुद नहीं पता था कि अब लूडो आ गया है मोबाइल ऐप में, जिसमें आप लूडो खेलो तो वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है और आप वो लूडो खेल सकते हैं। तो लेकिन आपको हर किसी के लर्निंग पैटर्न से उसको नेविगेट करना पड़ेगा। और ज़ोएब पता है एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, और मेरे ख्याल से आई होप आप सब लोग अग्री करेंगे इंक्लूडिंग द ऑडियंस। होता क्या है ज़ोएब कि जहां मैं कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रही थी ना, वो कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली अगर अराइज नहीं भी होता ना, वी फील इरिटेटेड, आई फील इरिटेटेड। या अगर कोई एम्प्लॉई है ना, तो वो बॉस के उस टास्क डेलिब्रेशन जो वो सुबह 9 बजे दे रहा है ना, कह रहा है कि आपको ये करना है, 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 ये मुझे चाहिए 7 बजे तक, दैट्स इट, you just have time, you have 4 hours, do it, get it done, give it to me। उस वक्त ऐसी सिचुएशंस में जब एक्सटर्नल प्रेशर्स की वजह से भी और इंट्रिंसिकली आप परेशान हैं, इस किस्म का इस वक्त इकोनॉमिक डिक्लाइन चल रहा है, हम सब लोग सिर्फ इरिटेट हो जाते हैं ज़ोएब, और कॉन्फ्लिक्ट फिर वो इरिटेशन ही कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। वही इरिटेशन जो है वो बहुत दफा फिर डिप्रेशन में बदल जाती है।
कि यार किस तरह समझाएं, इनको तो समझ ही नहीं आती। अब और क्या करूं अपने बॉस को समझाने के लिए, 10 दफा तो प्रेजेंटेशन ठीक कर दी है। ये भी होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। अब तो आपको एक टास्क दिया, एक प्रेजेंटेशन, अब उसको प्रेजेंटेशन ही बॉस को नहीं अच्छी लग रही जी, आप उसको 10 तरीके से बना के अलग अलग एक ही चीज आपको प्रेजेंट करनी पड़ रही है। तो यहाँ मैं इसलिए ये बार बार ऐड कर रही हूँ कि माइंडफुलनेस के एस्पेक्ट से भी जोएब, जो एडेप्टिव स्ट्रैटेजी है फ्रॉम वन ह्यूमन टू द अदर, वो समझना वाकई बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच आपकी इस जी, कॉन्वर्सेशन का, प्लीज तो आई कंटिन्यू थिंक करें। आपकी जो बात है ना उसका वही जो जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया कि वो प्रेफर करते हैं फोकस्ड लर्निंग स्ट्रक्चर, व्हिच मींस कि हम एक बेबी बूमर वर्सेस सेकंड बेबी बूमर स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हो सकती है। कोई अडेप्टेबल ज्यादा है, कुछ ज्यादा एंजॉय करने लगे हैं, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमें हाँ उनका लर्निंग स्टाइल समझना पड़ेगा। तो आपने जैसे हाँ ये बॉस की बात की, तो अगर हमें उनका हाँ लर्निंग स्टाइल समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखें ये तो हम कह रहे हैं कि हमें फॉर एग्जाम्पल के आजकल यूट्यूब में हर चीज 5-5 मिनट की क्लिप होती है ज्यादातर, या हाँ, छोटे छोटे बिल्कुल होते हैं, लेकिन बिल्कुल। उस जमानों में तो टीवी भी नहीं उस तरह होता था, तो वो लर्न करते थे, उतनी इतनी मोटी बुक्स भी पढ़ लेते थे वो हाँ बिल्कुल। वो एक हम अपने जमान हमसे पहले अगर टीवी भी देखते थे तो वो कोई चीज समझनी है तो वो लंबे मतलब लॉन्ग वीडियोस के लिए वो कंप्लेन नहीं करेंगे। अगर आप एक बेबी बूमर बिल्कुल को बोलेंगे कि भाई ये घंटे की वीडियो है, अगर मेरी और आपको ये ट्रेनिंग है, आप इसको सीख लो, तो एक घंटे की वीडियो सुन के वो शिकायत नहीं करेंगे। वर्सेस अगर हम और जनरेशन की बात करेंगे तो वो हो सकता है कि वो प्रेफर करें कि अगर हम उसको थोड़ा सा, मैं बात करूंगा अटेंशन स्पैन की भी, कुछ जनरेशन का अटेंशन स्पैन छोटा है, तो वो भी मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। तो लेकिन पहली चीज ये कि उनका हमें लर्निंग स्टाइल समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक ही यही है कि उनको पर्सनलाइज लर्निंग स्ट्रक्चर पसंद है। तो हमें आज हाँ आज आपके वो पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों या प्रोफेशनल कॉलीग्स हों, अगर वो बेबी बूमर्स में आते हैं तो आपका होमवर्क ये है ऑडियंस कि आप उनके लर्निंग स्टाइल को समझें, क्योंकि वो उन रिसर्च कहती है कि उनको एक पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर पसंद है। अब वो क्या पर्सनलाइज्ड स्ट्रक्चर है, लर्निंग स्ट्रक्चर है, वो अब आपका होमवर्क है कि आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करें। दूसरा हाँ, ये कि उनको कि जी, दूसरा ये कि वो इन क्लास एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बनिस्बत ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग। अब कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई प्रेजेंटेशंस हैं, तो आई थिंक अभी के वक्त में सबसे मुश्किल उनको फील हो रहा होगा ये जूम के थ्रू करना चीज़ें या ओ वीडियो लेक्चरिंग करना, क्योंकि उनको पसंद है, कहते हैं ना देसी स्टाइल, बैठ के चाय शा पी के बात में लोगों के सामने बात ओ करें। उनको ये प्रेफर नहीं करते वो कि हमें कोई ऑनलाइन, अगर हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट करनी है तो हम ऑनलाइन खुद ही पढ़ लेंगे। ऑल्दो वेस्ट में अब पढ़ते हैं लोग, लेकिन उनके लिए हाँ फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी तरफ भी जाएं, क्योंकि वो उन्होंने आधा रास्ता उन्होंने किया कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी सीखी है, अब वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनका प्रिफर्ड मेथड नहीं है, वो उनके पास चॉइस नहीं है। तो फिर हम एज एज फैसिलिटेटर्स फिर कोशिश करेंगे कि हम उनको किस तरह मिडिल ग्राउंड में लेके आए और उनको किस तरह हम एंगेज करें असेसमेंट वाइज, कोलैबोरेशन वाइज, क्योंकि वो ओल्ड स्कूल तरीके से चलना चाहेंगे जो अब के करंट मेथड शायद ना हो, नहीं है, जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन उनका प्रेफरेंस फिर वही है। तो आई थिंक सेकंड मेरा रिकैप यही होगा कि वो प्रेफर करते हैं इन क्लास लर्निंग, कोई भी चीज हो, या ओवर ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन। वो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल स्टाइल मोड पे चलते हैं ना, इसका मतलब है ज़ोएब, द बेस्ट थिंग आई थिंक इजीएस्ट ये रहेगा कि ऑडियंस और मैं इस चीज का ध्यान रखें कि भाई दीज आर पीपल हु वर्क ऑन अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म, मोर मच मोर इजियर एंड कन्वीनियंट, जैसे अभी सबने हमारे साथ शेयर किया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अमरीन का और सैयदा रहमान का एक और आपसे Sure. शेयर करना चाहूंगी फीडबैक। अमरीन says that they're very rigid to learn, this is her observation, Mhm. and that she's trying too hard to convince them. They thought they know, they think they know, they know each and everything, and they don't need to learn anything from the juniors. ये तो बड़ा कॉमन है, which देखिए, is very irritating, she's saying. मैं इसका जवाब आपको इस तरह दूंगा कि आप पहले, क्योंकि इसमें दो बातें आ रही हैं, एक तो इंडिविजुअल की स्टबननेस टू लर्न, और दूसरी चीज कि क्या हमें पता है कि उनका लर्निंग स्टाइल क्या है। तो लर्निंग स्टाइल जब हमें पता चलेगा ना कि अब जो अगर वो बॉस जो हैं वो सीखना नहीं चाह रहे, ये एक एक इशू है। क्वेश्चन ये है कि क्या हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि वो अगर कुछ सीखना भी चाहें तो वो किस तरीके से सीखना चाहेंगे, क्या वो तरीका है जिसके थ्रू वो बोलें कि अच्छा मैं आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपनिंग टू लिसनिंग टू न्यू वर्क फ्लोज। या अब किसी कोविड की वजह से आई एम श्योर हर इंडस्ट्री में हर कोई रीथिंक कर रहा है कि अब हमें किस तरह बिजनेस को कंटिन्यू करना है, रेवेन्यू कैसे जनरेट हाँ करना है। बिल्कुल यही तो बात है, उसकी तो लेकिन बिल्कुल। हमें उसको उस आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि हमारे सामने वाले जो हैं
वो उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, अनलेस वो बहुत ही रिजिड हैं कि वो बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं चाह रहे, तो वो एक अलग इशू है, लेकिन अगर वो नहीं, और रिजिड हैं। नहीं जुएब, जुएब में एक और चीज ऐड करना चाहूंगी। बहुत दफा ये बात भी अगर जैसे नहीं भी है ना, आई थिंक व्हाट अमरीन इज आल्सो ट्राइंग टू पॉइंट आउट इज द फैक्ट दैट स्पेशली हियर इन पाकिस्तान, मैं आपको एक और जाविया जरूर बताऊंगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट I've been a facilitator and trainer and a mentor for so many years here in the region। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक वो चीज आ जाती है जरा सी जोएब, कि जहाँ पे अगर ये लगता है ना कि आपके सामने वाला जो है वो इतना इतना एजेड नहीं है और ना ही इतना एक्सपीरियंस्ड है, बाबा जितना एक्सपीरियंस मेरा है, तो ये पता नहीं कौन होते हैं मुझे नई चीजें सिखाने वाले। दिस इज quite a lot, a very common facet here where people face the fact कि अगर कोई जूनियर कोई ऐसी सीखने सिखाने वाली बात कर रहा होता है ना, तो लेकिन उसका मेरे ख्याल है आपके जवाब से जो मैं देखिए एक मैं आपको एक्सट्रैक्ट कर पाई हूँ ना, वो ये कि फिर उसके लिए स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी हमरी, है ना स्ट्रैटेजी, जोएब? बिल्कुल, और स्ट्रैटेजी, और ये मेरी थर्ड पॉइंट पे भी ये बात आ रही है, तो बहुत अच्छा सेगवे है कि उनका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। इसलिए वो इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए वो किसी की बात नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि उनको जिस तरीके से बेबी बूमर्स की लाइफ रही है उसमें वो समझते हैं कि जिस तरह अभी ऑडियंस ने भी कहा कि वो अगर कि अभी हमें पता है, हमारा हाँ, सब एक्सपीरियंस पता ऐसा है, तो उनके दिमाग में एक है कि, और ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो आई थिंक आज में मैं ये जरूर चाहूंगा कि हम पहले एक्नॉलेज कर लें, अगेन जो हमने लास्ट टाइम डिफरेंट टूल्स की बात की थी, मूड एलिवेटर और हाँ, अकाउंटेबिलिटी लैडर, उसमें सब चीजों में कॉमन बात ये थी कि एक्सेप्ट द रियलिटी। यस, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे ना रियलिटी को, तो फिर आप लो नेगेटिव मोड्स में नहीं रहोगे, फिर आप बोलोगे अच्छा ये तो रियलिटी है, मेरा बॉस ऐसा ही है, अब मैंने क्या करना है और अब मैंने कैसे इस चीज को लेके आना है। तो ये अगेन लास्ट टाइम मैंने ये क्विज क्वेश्चन है आपकी ऑडियंस के लिए, मैंने एक सीढ़ी की बात की थी, उस सीढ़ी का क्या नाम था? सीढ़ी। हाँ, आई आप रिमेम्बर, नहीं आप नहीं बट आप नहीं लेट्स, बोलेंगे, आप नहीं बताएं, कोई ऑडियंस में अगर जिसको याद हो, एक सीढ़ी थी, मैंने सीढ़ी का नाम लिया था, उस सीढ़ी का क्या नाम है? हाँ जी बताएं ऑडियंस, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लैडर? सईदा रहमान का मैं जल्दी से, जब तक हम रिस्पांस ले रहे हैं जोएब, मैं आपसे जी। शेयर करूंगी। शी सेज आवर वैल्यूज आर फुल ऑफ generosity of knowledge which is based on social security rather than cyber security. Again, lack of knowledge and education different dispute arises when every single person mixes these two departments together: moral, ethics, civic and social, for mental and emotional health. And ladder of success, गुलनाज ने जवाब दिया, आप बताएंगे सही है? क्या जवाब दिया? लैडर ऑफ सक्सेस, गुलनाज सेज। कौन सी लैडर थी आपकी जोएब? मैं तो जवाब नहीं दे लैडर ऑफ सकती। सक्सेस एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं था। अकाउंटेबिलिटी रैडर, जूबिया अबसार कह रही बस हैं। जूबिया के लिए प्राइज, मुझे वो एकदम से गुलनाज, यू आर क्लोज माय डियर, बट जूबिया यू वर स्पॉट ऑन। गुड जॉब। अकाउंटेबिलिटी लैडर। तो अकाउंटेबिलिटी अगेन, आपके जो लोग जो जिन्होंने ये लास्ट सेशन में नहीं आए थे, अगेन प्लीज अगर आप अकाउंटेबिलिटी लैडर को गूगल करेंगे तो एक सीढ़ी आती है जिसमें फेजेस लिखे हुए होते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि वो मिड पॉइंट जो है बिटवीन फीलिंग पावरलेस एंड पावरफुल, तो जो अभी हम बातें कर रहे हैं कि हमारे बॉसेस इस तरह करते, तो हम पावरलेस फॉर्म में हैं, क्योंकि हम एक्सक्यूज बना रहे हैं, हम वेटिंग समथिंग टू हैपन। तो हम आप उस फेजेस को देखिएगा, लेकिन व्हेन वी एक्सेप्ट रियलिटी, उसके ऊपर फिर आप बोलेंगे अच्छा अभी ये रियलिटी है तो लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन, क्योंकि अगेन अगर वो लेट्स फाइंड अ सॉल्यूशन। सोल्यूशन है। और फॉर एग्जांपल मैं एक और अपनी, जैसे क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफाइड, क्योंकि एक स्पेसिफिक केस आपने शेयर किया आपकी एक ऑडियंस से, तो मैं इसका मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये भी होगी कि अगर वो आपकी बात नहीं सुनना चाहते, अगर आपको वर्स कम टू वर्स उनका लर्निंग स्टाइल भी पता चल गया और ये एक पर्सनैलिटी क्लैश है रादर देन एनीथिंग एल्स, तो हाँ, फिर आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसी टीयर के कोई ऐसा बेबी बूमर जो रिसेप्टिव हो नए आइडियाज के या उनके लर्निंग स्टाइल्स के, आप उनको उसको बेहतर समझ पा रही हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन को ले जाके उस लीडर से बात करें अपने तरीके से। क्योंकि ये भी बात होती है, क्योंकि एजुकेशन में कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम भी जब फैकल्टीज को पढ़ाते हैं, तो मैं क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर फैकल्टी तो मैं एज अ सेपरेट चीज करता हूं, लेकिन मेरी फुल टाइम जॉब में तो मैं फैकल्टी नहीं हूं। लेकिन रिसर्च ये भी हमें शो करती है कि फैकल्टीज ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं जब कोई दूसरा फैकल्टी उनको कोई रिकमेंडेशन दे। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन लर्निंग या कोई भी चीज में कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं भाई आप ये करो, ऐसे करो, लेकिन वो
उसको उस तरह वेल रिसीव नहीं करते। वो पीएचडीज हैं, वो बेबी बूमर्स हैं, लेकिन कोई और बेबी बूमर जिसने इस चीज को इंस्पायर जो इससे हो गया, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी हाँ अम्मी का एग्जांपल दिया था, क्योंकि हाँ मेरी अम्मा ने सीख लिया कि भाई हाँ कि किस तरह उस जमाने में, याद है मुझे 90s में वो एमएसएन मैसेंजर आता था, तो अम्मा ने हाँ, टाइपिंग बिल्कुल। सीखी, सब कुछ किया। सबको याद होगा ना, ऑडियंस को भी याद होगा, बिल्कुल। बिल्कुल, वो याहू चैट और इस टाइप की चीजें, वो एओएल उस जमाने में होता था, तो वो अम्मा ने हाँ, सीखा। तो और अम्माओं को मेरी अम्मा ने सिखाया, जिसकी वजह से वो रिसेप्टिव थी। अगर हो सकता है कि उनके बच्चे बोलते कि क्या अम्मा, आपको मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीख लें इसको, वो हो सकता है कि वो डिफेंसिव हो जाते, वो बोलते अब कल का बच्चा मुझे सिखाने आएगा। लेकिन एक कल का अम्मा बच्चा, ये कल जोएब, कल मैं आपको यहाँ रोकूंगी। बड़ी प्यारी स्टेटमेंट आपने दी है, जो हम सबने सुनी हुई होगी, ये कल का बच्चा हमें क्या सिखाएगा। कल का बच्चा, बड़ा लेकिन अगर तो वो बच्चा सिखाए ही नहीं, वो कल का बच्चा जो है वो किसी से पार्टनरशिप कर ले, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई तो अच्छा। पॉजिटिव होगा ना कंपनी में, कोई तो बेबी बूमर होगा जो आप बोलेंगे क्या ये बेबी हाँ, बूमर इस बेबी बूमर से ज्यादा अच्छा है। तो आपको स्ट्रेटेजाइज करके अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक प्लान हो सकता है, कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, कोई सुपर बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, तो एक माँ सुपर। दूसरी माँ को जब बोलेगी तो वो उसको एज अ कॉम्पिटिटर नहीं सीखेगी, वो उसको वेलकम करेगी उसके न्यू आइडियाज। और भले मेरी अम्मा अपनी किसी दोस्त को बोलेंगी कि तुम्हें 3 दफा बता चुकी हूँ, चौथी दफा फिर बता रही हूँ, तो बोलेगी चलो यार इमराना बता दो, बता दो प्लीज बता दो। तो ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त। भी हो सकती है। आपने बड़ी प्यारी स्ट्रैटेजी शेयर की है। और हफ्सा अली जंजुआ ने जोएब हमें दोबारा ज्वाइन किया। शी वाज विद अस इन द फर्स्ट प्रोग्राम आल्सो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शी सेज इट्स गुड टू सी एंड हियर बोथ ऑफ यू। शी होप्स टू गेट इफेक्टिव लेसन फ्रॉम टुडेज सेशन। हाँ, आज तो बहुत जबरदस्त बातें हफ्सा हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको लर्निंग एंड रिकग्निशन पैटर्न्स बता रहे हैं, ह्यूमंस के लर्निंग और इंटरेक्शन पैटर्न्स के बारे में, ताकि आप अच्छे बेहतर तरीके से डील कर सकें। सूबी आप सार ने मुझे आईसीक्यू याद दिला दिया। आपको याद है MIRC हम करते थे, वो जो टेक्सटिंग होती थी, ग्रुप्स में हम मैसेजेस करते थे। जोएब, रिमेम्बर? मुझे ये याद नहीं आ रहा, मुझे एओएल याद आ रहा है बस, जो मेरी जो मैं टेक्सटिंग वाला था नहीं अच्छा शुरू से। जोएब, I would want you to do I would want you to do us a big favor. हम्म। Before we talk about anything else, आजकल के आई थिंक आई होप एवरीबडी इज हियर। मैं सबसे नहीं, आई एम हियर। अस्सलाम वालेकुम फारिया। जोएब, सबसे बड़ा फेवर आपने करना है बिफोर वी क्लोज द सेशन टुडे। पेरेंट्स और बच्चे, टीचर्स और स्टूडेंट्स, ये दो लोग कौन से जनरेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट में है इस वक्त, जबकि पेरेंट अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहा है कि बेटा स्क्रीन टाइम को कम कर दो, ये बहुत ज्यादा है। एक चीज। दूसरी चीज, मेरा सवाल जोएब, जो मुझे पता है काफी सारी मदर्स का होगा सवाल, वो ये कि जब हम अपने बच्चों को, चले मैं आपको एक एज रेंज दे रही हूँ, ऑडियंस अपनी एज रेंज भी डालिएगा जिस एज रेंज में आप लोग जानना चाहते हैं सवाल का जवाब। मैं आपको एक एज रेंज दे रही हूँ जोएब, यू आर दी एक्सपर्ट हियर। मैं आपको एज रेंज दे रही हूँ फ्रॉम, चले ले लेते एनीवेयर इन बिटवीन 25 years टू 45 years ऑफ अ पेरेंट, ठीक है? और बच्चों की एज में आपको बता रही हूँ एनीवेयर फ्रॉम अ 5 year old टू अ 15 year old। क्या करें? ये आपका सवाल मुझसे? जी बिल्कुल आपसे है। आप पहले अच्छा अच्छा, मैं बताएंगे, फिर हम अपनी ऑडियंस से पूछेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या ये कि करें इन लोगों के साथ? देखें, जिस एज ग्रुप की आप बात कर रही हैं, अगेन पहले तो मैंने बेबी बूमर्स की बात कर रहा था,
तो ये जो एज हाँ ग्रुप्स जिनकी बात हम कर रहे हैं ये डिफरेंट जनरेशन को बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक मुझे बेस्ड ऑन टाइम आई डोंट नो हम, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ बेबी बूमर्स की बात कर रहा था मैं, अभी जनरेशन एक्स बाकी है, जनरेशन वाई बाकी है, जनरेशन लेकिन जी बाकी है, हम और जरूर फिर अल्फा बाकी सोए है। सोए वो हम सब करेंगे डिस्कस में, बट मैं आपको पता है क्या मैं आपसे जो डिस्कस करी ना वो हमारा पेन जोन है ना। एनी इवन शी सेइंग थम्स अप टू द क्वेश्चन। हम्म। वी आर आल्सो टाइम प्रेस, मुझे पता है आपके पास और कमिटमेंट्स भी हैं। मुझे आप प्लीज हम बाकी जनरेशन को जरूर डिटेल में करेंगे। और बेबी बूमर्स तो बड़े अच्छे से आपने आइडेंटिफाई करा दिए मेरे ख्याल से। आज सारी जो ऑडियंस है ना जोएब, वो सब बड़े अच्छे तरीके से अब ये समझ सकेगी कि अब अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन को कैसे लेना है। उसको पर्सनल अटैक नहीं समझना है, उसको काइंडली ये समझ लें वो किसी दूसरे जनरेशन के इंसान है भाई, उनको किसी दूसरे किस्म की हैंडलिंग चाहिए, है ना, मैं यही एक बात है ना। बात बिल्कुल, और मैं एक दो बातें और कर दूं ताकि बेबी बूमर्स का टॉपिक हमारा कंक्लूड हो जाए, फिर हम आपके क्वेश्चन ठीक है पे आते हैं। ठीक है तो ठीक है मैंने ठीक है ठीक आपसे है पहली चीज बोली थी कि वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग फोकस प्रेफर करते हैं, तो हमें अब ये ठीक है समझना होगा कि ठीक है। उनको हमें उनको केटर करना होगा उनकी लर्निंग के हिसाब से, कि एक ज्यादा एक हर कोई डिफरेंट होगा, तो हमें वो समझना पड़ेगा क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग स्ट्रक्चर्स प्रेफर करते हैं। दूसरा ठीक है मैंने आपको बिल्कुल बताया ठीक था है। कि वो ऑन ऑन कैंपस या ऑन साइट या इन क्लास टीचिंग प्रेफर करते हैं बनिस्बत ऑनलाइन। तो अगर हम कोई भी प्रोफेशनल वेबिनार्स हैं या रिमोट मीटिंग्स हैं या कोई हम्म। चीज़ वो सीख रहे हैं, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें कि वो पर्सनली प्रेफर करते हैं इन पर्सन वाला, बिल्कुल के सामने आमने सामने हाँ लोग बैठे हुए हों। तो अब अगर तीसरी बॉस कह दे अपने सब ऑर्डिनेट्स को, जो बेबी बूमर्स का पार्ट है, आपको पता है सेल्स के कितने लोग मच्योर एज के होते हैं जो इंश्योरेंस वगैरह में भी होते हैं, उनको अगर कह दें कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आ जाएं, क्या रिस्पॉन्स होगा उनका? बेहोश हो जाएंगे वो। नहीं, उनको वही वाली बात है कि अडेप्ट उन्होंने किया है कि नहीं, वही वाली बात है कि हाँ जिस तरीके से जो सीख चुके हैं तो वो किस तरह सीखे थे, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पे फिर होता है कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में कि आप उसको किस तरह केटर करेंगे। तीसरी चीज जो मैंने बोली थी कि वो इंडिपेंडेंट हैं, तो ये वहां पे बात आ जाती है, क्योंकि कल का बच्चा तो बोलेंगे भाई हमने उनका माइंड सेट इस तरीके से है। एक और बात है कि इंडिपेंडेंट है। और एक चीज ये भी कि दे आर मोटिवेटेड। इसका मतलब ये कि जैसे मैंने अपनी अम्मी का एग्जांपल दिया कि भाई उनको मोटिवेटेड थी कि भाई मुझे ये सीखना है, तो हमें ये तो हाँ पता है कि वो मोटिवेटेड हैं। हमें सिर्फ उनके अगर हम उनको तरीका समझ जाएं कि उनको किस तरह सीखने का शौक है या कोई बात किस तरह उनको समझ में आ रही है, प्लीज नोट करें हाँ। कि वो मोटिवेटेड तो हैं, इसलिए क्योंकि अच्छा, वो उनका सेल्फ कैरेक्टर मोटिवेटेड है। हैं। लेकिन अब उनका कोई ग्रज है या उन्होंने अपने आप को शेल्टर किया हुआ है, तो हमें उसको पेनिट्रेट करना होगा, नेविगेट करना होगा कि उनका लर्निंग पैटर्न ओ, क्या है। और आखिरी ओ, चीज ये कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। इसका मतलब ये कि अगर उनको चीज समझ में आ रही है तो आपको उनको ज्यादा माइक्रो मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोड़ वो सकते हैं उनको। एक जब वो, क्योंकि वो मोटिवेटेड भी हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज आप सिखा रहे हो, बता रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन है, कोई भी सिचुएशन है, तो अगर आपने वो फर्स्ट लेवल पूरा कर ली और आपको समझ में आ गया कि मैंने इस तरीके से मैं इनके थ्रू माइक्रो। चला गया हूं कि भाई कि मैं किसी दूसरे के थ्रू बात अपनी समझा दी है या किसी के थ्रू, या मैं डायरेक्ट अपनी बात अब समझा पा रहा हूं, क्योंकि इस बॉस के लिए मुझे ये पावर पॉइंट नहीं चाहिए, उनको कोई पेपर चाहिए या उनको बिल्कुल ही हाँ वो शीट चाहिए या कुछ चीज चाहिए, या हाँ किसी को पूरी स्क्रिप्ट हाँ चाहिए होती है कि भाई मुझे पूरा स्क्रिप्ट लिख के दो कि क्या करना है। कुछ भी हाँ। हो, ये प्लीज नोट कर लें कि क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो इंडिपेंडेंट हैं, तो एक दफा जब वो कर लेंगे और थोड़ी दफा कर लेंगे तो आपको उनको बार बार माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ेगा उस चीज के लिए। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि जो अब जैसे फिर वही एग्जांपल मैं अपनी अम्मी का दूंगा कि जब एक दफा उन्होंने सीख लिया मैसेंजर सब कुछ है और माँ को भी सिखाना शुरू कर दिया, तो वो वहां से खुद चल पड़ी, वहां से उन्होंने खुद ही हाँ चीजें पिक फिर। करना शुरू कर दी थी। इसी तरह मेरी सास जो है, हाँ उन्होंने भी यही चीजें की। वो अब मैंने आपको कहा उन्होंने तो, वो तो मेरी अम्मी से दूसरे लेवल पे चली गई कि उन्होंने तो मेरी अम्मा को बताया कि लूडो खेला है सेलफोन पे कभी, अम्मा ने कहा नहीं, तो उन्होंने पता ये एक एप्लीकेशन आई है। फिर आई थिंक एक और भी गेम्स जो ऑनलाइन फेमस जो होते हैं, उन्होंने वो कौन सा था वो, बल्कि मुझे देखे, कैंडी क्रश, कैंडी क्रश कोई एक गेम हाँ आया था, या तो मेरी बहुत सास ने मुझे पॉपुलर है। बताया, मैं नहीं खेलता, मैं पर्सनली नहीं खेलता, लेकिन मेरी सास खेलती हैं। तो इसलिए क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गई, उन्होंने जब नेविगेट सही। करना शुरू कर दिया कि, ठीक तो है। वो फिर वहीं से वहीं चली गई। तो ये हमारा कंक्लूजन है बेबी बूमर्स का। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जितना टाइम है, क्या हम सारे
मैं आई थिंक सारे कवर तो नहीं कर पाएंगे नहीं, टॉपिक्स। हम ये कर सकते हैं जुएब, हम ये कर सकते हैं, आई एम सॉरी इसको थोड़ा सा हमें वो करना पड़ रहा है, हम ये कर सकते हैं कि हम वो वाली जनरेशन जरूर डिस्कस करें और लेटर प्रोग्राम्स में, लेकिन आज जो ये पेन क्वेश्चन मेरे दिल में हाँ भी है ना, बताएं, ये अब मैं बताएं चाह रही हूँ आप एड्रेस कर लें प्लीज। कि आपका क्वेश्चन ये है कि जो 25 to 40s की एज ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, जिनके बिल्कुल, बच्चे जिनके बच्चे जो हैं वो 5 to 17, 5 to 18, फाइव ओके टू 19 वाले ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ना। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको इसका जवाब ऐसी एज अ कहते हैं ना वो मूवी का जो ट्रेलर होता है, तो थोड़ा ट्रेलर की तरह मैं आपको ये बता दूं कि जो आप जो कह रही हैं ना, तो ये बेसिकली मिलेनियल्स या जनरेशन वाई को ये बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स जिनका आपने ये बताया है। और जो बच्चों का आप एज ग्रुप बता रही हैं, ये बेसिकली आपने बेसिकली कंबाइन कर दिया अल्फा जनरेशन जो 2010 के बाद पैदा हुए हैं, जो अभी 5 साल के, अच्छा, 10 साल के होंगे, और जी जनरेशन जो उनसे बड़े हैं, जो 17, 18, 20, 20s में जो बच्चे हैं। तो अगेन इसका शॉर्ट जवाब, लाइक एक लॉन्ग जवाब है जो अभी तो नहीं दे पाएंगे, जिसलिए हम आई थिंक आपकी ऑडियंस शायद नेक्स्ट टाइम फिर सीरीज इंशाल्लाह करेंगे, जरूर नहीं ज्वाइन ऑडियंस करेंगे। हमें रिक्वेस्ट कर लेकिन रही है जुबेर, मैं आपको रोकूंगी लेकिन यहाँ पे। ऑडियंस इज रिक्वेस्टिंग अस टू गो इनटू डिटेल्स, मरियम आसिफ भी कह रही है प्लीज गो इनटू डिटेल। मरियम एक्चुअली वी जस्ट ओनली स्क्रिंच्ड विद टाइम, बट लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे बिकॉज ये पूरी तरह से आज हम जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, एंड आई एम श्योर जुएब भी यही समझेंगे। लेकिन जुएब मैं एक और रिक्वेस्ट आपसे मैं आप करूंगी जी जी कि बिफोर द क्लोजर अगर आप एक रिकैप फॉर्म में बाकी जनरेशन्स का भी बता देंगे ना, तो वो बड़ा मजेदार हो जाएगा बिफोर वी ओपन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इंशाल्लाह। ठीक है। और एक और भी रिमाइंडर कि आपने वो शुरू में क्वेश्चंस का भी कहा था, तो हम उसका भी, क्योंकि हमने प्रॉमिस कर लिया जी वो बात, तो बिल्कुल, हमने उस जो नहीं पुराने हम ऑडियंस के जो करेंगे, जवाब थे हम उसका भी करेंगे, मैं जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल हम करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। क्विकली आपको इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि क्योंकि ये बेसिकली जो आपने एज ग्रुप बताए हैं, ये 3 जनरेशन्स को बिलोंग करते हाँ, हैं। अल्फा जनरेशन जिसमें ये 5 थे के बच्चे, 10 के बच्चे हैं, जो बेसिकली 2010 के बाद जो भी पैदा हुआ है बच्चा, वो अल्फा जनरेशन में वो आता है। सब तो अल्फा में आ गए। उससे पहले जो बच्चे पैदा हुए थे, जिसका आपने कहा ये 17, 20s, 18s के जो एज होते हैं, वो है जी जनरेशन। वो एक ओ, अलग वो एक अलग उनके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और जो पेरेंट्स हैं, जो हैं, जिनको मिलेनियल्स, बेसिकली जो एज ग्रुप आप कह रही हैं मिलेनियल्स का है एक तरह से, और जिनको जनरेशन वाई भी कहते हैं। तो इसका अच्छा, जवाब ये है कि पेरेंट्स को बेसिकली जो मिलेनियल्स हैं, अपने बच्चों के, जैसे मेरे पास भी डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं, लेकिन मेरी तो बेटी 10 साल की और 5 साल का है, तो बच्चे हैं, तो वो अल्फा जनरेशन को ही बिलोंग करते हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स के पास ये 2 जी जनरेशन, जो 10 साल 2010 से पहले जो मिक्स, पैदा हुए थे बच्चे, और जो 2010 के हाँ, बाद हैं, उनको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि वो बच्चे जो टीन्स में हैं, उनमें उनका अटेंशन स्पैन छोटा है, कम है। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि रिसर्च भी ये कहती है कि वो जिस तरीके से बात को सुनेंगे, वो उस तरह नहीं होगी जिस तरह हम जैसे हम अब मेरे बच्चे होते हैं, और जब अब मेरी अम्मी मेरे साथ हैं, तो मैं कहता अम्मा हमें तो नहीं ऐसा होता था। कहती बेटा आजकल के बच्चे डिफरेंट हो गए हैं, क्योंकि वही चीज होती है जब हम छोटे थे, यही चीज अभी हो रही है, यहाँ पे हो रही है, लेकिन उसको डील करने का तरीका डिफरेंट है। क्योंकि मेरी अम्मा सिर्फ आंख दिखाती थी और हम समझ जाते थे कि अब प्लेट में कुछ ज्यादा नहीं डालना, मेहमानों के घर आए हो, ये 3 कबाब तो मैं घर में खिलाती नहीं हूँ, कहते तुम घर में भूखो कितना प्लेट में चीजें डाल रहे हो। तो उसके लिए सिर्फ मेरी अम्मा को आग दिखाना रहता था। लेकिन अब मैं अपने बच्चों को आग भी दिखाऊं, तो वो तो क्या मुझे सुनने को मिलता है कि फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं क्या करूं। मैंने मरियम को भी देखा, मैंने कहा ये कैसा जवाब दिया इन्होंने। तो ये वजह है कि हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि माहौल जिस सोसाइटी में लोग ग्रो कर रहे हैं, वो हमारे टाइम्स में डिफरेंट थे, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हो गए हैं। तो उसका इजी सवाल ये है कि हमें अगेन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के उन्हें डील करना पड़ेगा। वन साइज फिट्स ऑल नहीं करना पड़ेगा कि 3 बच्चे हैं, तीनों को एक तरीके से ही समझाना है, और तीनों को एक ही तरीके से डांटना है, या तीनों को एक तरीके से ही गिफ्ट देना है, या ब्राइब करना है कि बेटा ये करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, या यूं करना है। हर किसी का डिफरेंट होगा, क्योंकि वो जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। तो ये आपकी एक चीज। दूसरी चीज ओ, आपने कहा कि जल्दी से मैं अगर आपको पूरी जनरेशन का एक जल्दी से प्लीज, फाइल, हाँ, तो प्लीज इसके प्लीज, बाद आती है जनरेशन एक्स। ठीक है, जनरेशन एक्स, ये बेसिकली होते हैं फ्रॉम 1960 टू 1979।
तो मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं जाऊंगा, मैं भी सिर्फ हाई लेवल आपको टीजर्स दे रहा हूँ कि बर्थ तो है हाँ 1960 प्लीज। से 1979। तो मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ इस जनरेशन एक्स के बेसिकली। तो 1960 टू ओ 1979 इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। उसके बाद आता है जनरेशन वाई या मिलेनियल्स, जो हम बहुत फेमसली सुनते हैं। वो हैं बॉर्न अच्छा, फ्रॉम 1980 टू 1994, उस टाइम के एज ग्रुप में आते हैं मिलेनियल्स है। मिलेनियल्स को। 1980 से लेके 94 तक जो पैदा हुए थे, अगेन 3-4 ईयर प्लस माइनस, क्योंकि डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट बताते हैं, तो मैंने एवरेजली वाह। आपको बता दिया, उसको मिलेनियल्स कहते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। जनरेशन जी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया, तो वो 1995 से 2010 तक जिनके बच्चों के आपके तो टीन्स में जो भी बच्चे हैं, वो जनरेशन ओ जनरेशन जी जो होती है ना, जी या जेड, वो है। और अभी जो है 2010 के बाद के जो हैं उनको कहते हैं जनरेशन अल्फा। तो जिस तरह हमने बेबी बूमर्स के बारे में आज बात की है, और इसी तरह जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में दूसरी जनरेशन के बारे में इंशाल्लाह, डिटेल में बात करेंगे, तो बिल्कुल हम करेंगे। जब जब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, अगेन मैंने हमारे लास्ट प्रोग्राम जो किया था वो एक फाउंडेशन था ऑफ अ माइंडसेट जो आपके बिल्कुल सोलफुलनेस से जाते हैं। क्योंकि अगर हम लो मूड एलिवेटर में ही रहेंगे, नेगेटिव इमोशंस में ही रहेंगे, तो हम कभी सोल्यूशंस पे नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट सेशन का हमारा की समरी यही थी कि हमें साइंटिफिकली एक प्रूवन चीज है कि जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो या आप क्यूरियस बिल्कुल रहते हो, तो ही ऊपर बिल्कुल, जा सकते हो। तो अब वरना हमने नहीं। तो इसलिए हमें आज बेबी बूमर्स का जो लेसन लर्न है वो यही है कि हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सेप्ट करना होगा, और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि उसके बाद फिर क्या सॉल्यूशंस निकलती हैं वो हर किसी की डिफरेंट जर्नी होगी। लेकिन जब आप उनको वाह। एक्सेप्ट कर लेंगे, तो कम से कम नेक्स्ट टाइम जब आप अपने बेबी बूमर के सामने होंगे, प्रोफेशनली या पर्सनली, एटलीस्ट आप एम्पैथेटिक होंगे। एम्पैथेटिक हाँ, होंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, रिसर्च भी यही कहती है, लेकिन ये वेल और ये नहीं ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सोचेंगे कि वो हमें पर्सनली अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले ख्याल आता है जोएब कि ये बॉस जो है ना, ये मेरे ही पीछे जान के पड़े हुए हैं, ये बाकियों को तो ऐसे नहीं करते जो मेरे साथ करते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल रिजेंटमेंट आ जाती है। हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि इन जनरल हम यही सी बेनिफिट ऑफ द डाउट में जाएंगे कि भाई ये कि हमें सिर्फ पेनिट्रेट करना है, इस बात को किस तरह समझाई जाए। तो आई थिंक ये एक मैं जरूर हाँ, कहूंगा। तो आई थिंक अब हम आपके क्वेश्चंस की तरफ चलें। बिल्कुल चलते। और उस पे जाने से पहले जो है वो मैं आपके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगी जोएब, वो ये कि जो इस वक्त हमने बात की, आज जो बात की है हमने, जो आपने बेबी बूमर्स वाली बात की है, वो बहुत सारे लोगों की सिचुएशन पे अप्लाई इस तरह हो रही है, जो आपने वेरी राइटली कहा कि एंटरप्रेन्योर्स हों, होमप्रेन्योर्स हों, मॉमप्रेन्योर्स हों, या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, अदरवाइज हैं, टीम लीड हैं, उनके भी बॉसेस हैं, आपके एमडीज हैं जिनके सामने हम प्रेजेंटेशंस और नए नए बिजनेस आइडियाज रखते हैं। और आजकल तो कोविड के रिस्पॉन्स में आपको वैसे ही पता है जोएब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर स्लम्प आया है, तो एवरीबडी फायर फाइटिंग, ऑल द एचओडीज फायर फाइटिंग, कितने सारे लोगों को तो ये कहा गया है कि आप डिसाइड कर लें कि आपने कितना स्टाफ रखना है, और जो एक्स्ट्रा लग रहा है उसको जाने दें, है ना। तो वो लोग भी बहुत अंडर स्ट्रेस है। लेकिन हाँ, जो इरिटेशन एट अ लिटिल जूनियर लेवल आ जाती है, यानी जब आपका एक हायर बंदा आता है, आपको आपको ऑर्डर देता है और कहता है करने के लिए, तो वो बहुत इरिटेशन डेवलप होती है। और सबिया आबिद ने भी जो है वो अपनी जैसे बाकी चीजें शेयर कर रही थी, तो उन्होंने एक सवाल पूछा है जी जोएब, इससे पहले कि मैं दूसरे सवालों की तरफ जाऊं। जी उन्होंने जी। कहा कि फर्स्ट पेरेंट्स टॉट देम हाउ टू यूज दीज गैजेट्स एंड डेवलप देयर मूड एलिवेटर। ये बच्चों के बारे में बात करिए। हम्म नाउ दे वांट देयर चिल्ड्रन टू क्लाइम ऑन द अकाउंटेबिलिटी लैडर। हम्म। इज दिस लॉजिकल नहीं और नहीं, इलॉजिकल? नो नो, ब्यूटीफुल। आई थिंक आप देखें, बहुत प्यारा सवाल है आई एम सबिहा। सो ग्रेटफुल कि आप एक अब टूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को रियलाइज कराना कि कोई भी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल जैसे अपना आपकी जो बात से जो मैं अपने पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो 10 साल की है, बेटा 5 साल का है। भाई बहन की लड़ाई होती है, हाँ वो लड़ रहे होते हैं। अब हाँ क्वेश्चन ये है कि अब आप आई एम श्योर पाकिस्तान में हम हमेशा, क्योंकि मैं भी अपने हम दो भाइयों में मैं बड़ा भाई हूँ, तो ये कि अम्मी कहती बेटा तुम बड़े हो, इसलिए प्लीज तुम हाँ, तुम ये कॉम्प्रोमाइज करो। तुम हाँ, तुम समझो ठंडे बात हो को। जाओ। तो आई थिंक अकाउंटेबिलिटी लैडर में ये चीज आ जाएगी कि हम अपने जब सिचुएशंस होती हैं तो उसमें बच्चों को एक्सेप्ट करना कि बच्चों का भी मूड कैसा है।
तो फॉर ठीक एग्जांपल है। बच्चों को स्ट्रैटेजाइज करना कि अगर मूड उनका चिड़चिड़ा है, चीजें हैं, तो हम बच्चों का मूड कैसे बेहतर करें, क्योंकि उनको बात समझाएंगे उसी वक्त जब उनका मूड अच्छा होगा। तो एज पेरेंट्स हम इस अच्छा। चीज को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बच्चे जब लड़ रहे होते हैं, उनको उस वक्त कुछ भी बोलो तो वो उनके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा होता। वही चीज जब वो हाँ सुकून से बैठे होते हैं, आइसक्रीम खा रहा होता है, तो मेरा 5 साल का बेटा ऐसे बन जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, तो किसियां पप्पियां चल रही होती हैं। तो बंदा भी कहता है यार अब मैं, फिर उस वक्त बात करो तो वो सॉरी भी बोल देगा। लेकिन यही चीज अगर हम हाँ गुस्से में उनको बोलेंगे, तो मूड एलिवेटर आपका इस तरह एक टूल बन गई। अकाउंटेबिलिटी हाँ लैडर के लिए डिपेंडिंग एज ग्रुप क्या है, क्योंकि 5 साल का तो चलो छोटा बच्चा है, लेकिन 10 साल की जो मेरी बेटी है, उसको कि भाई बेटा भाई लड़ रहा था, उसने मेरी ये चीज ले ली, तो वो पावरलेस फील कर रही है कि भाई मेरी, क्योंकि वो एक्सक्यूजेस बना रही है, वो ब्लेम हाँ कर रही है, वो कह रही है वेट एंड होप कि अम्मा बाबा ही आएंगे तो वही ठीक करेंगे, लेकिन अब वो खुद कैसे एक्सेप्ट हाँ करे रियलिटी को और खुद ओन करे सोल्यूशन। तो मेरी बेटी ऑन गुड डेज ये करती है कि जब अजलान कुछ चिड़चिड़ कर रहा होता है, तो वो उसका तरीका ये होता है कि वो देख लेती है कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा या मेरी तरह नहीं खेलना चाह रहा, क्योंकि दोनों में 5 साल का फर्क है। तो वो फिर रियलिटी को जब एक्सेप्ट कर लेती, तो कुछ अच्छे दिनों में जब जब घर में लड़ाई नहीं होती भाई बहन की, उसमें वो होता ही है कि वो चीज करती है जो वो करना चाहता है पहले, वो चीज करती है, अच्छा और फिर उसको वो अपनी चीज पे ले आती है कि अच्छा मेरे साथ अब तुम ये खेलो। अच्छा। तो अकाउंटेबिलिटी लैडर में एक तरह से वो जब उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसने एक सोल्यूशन अपनी बन ओन किया पहले सिचुएशन को, और सोल्यूशन बनाई, और शी गॉट ऑन विद इट। और फिर मैं और मरियम जो मेरी वाइफ है, हम कहते हैं शुक्र है अल्लाह का, आज सुकून से इनकी लड़ाई नहीं हुई है। तो आई थिंक आप इस उन दोनों टूल्स को बार बार अपनी लाइफ में ला सकते हैं कि मूड बिल्कुल कैसा ला है, सकते हैं जोएब। नेगेटिव से पॉजिटिव मूड में कैसे लेके जाना है। अगर हम अपने लिए कर रहे हैं तो क्या तरीके हैं वो, अगर हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उनको पहले पॉजिटिव क्यूरियोसिटी तक तो लेके आए कि बेटा तुमने आज ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों मारा, या बहन की क्यों चीज छीनी, या तुमने ये क्यों किया, या तुमने वो क्यों किया। जब तक वो उस लेवल पे ना आए, उससे मतलब है कि वो आपको कुछ भी आप बोलोगे वो उसका जवाब शायद सही तरह ना दे। तो इसका मतलब है जुएब कि क्लियर इंडिकेशन है। एक तो थैंक यू सो मच, आपने इतना ब्रिलियंटली साइंस और लॉजिक और एक्सपेरिमेंट और सब चीजों से रिसर्च से बताया दैट इट्स वंडरफुली प्लेस्ड इन माय ब्रेन नाउ। एक चीज तो मुझे ये समझ में आ गई है दैट इट्स द रॉन्ग टाइम टू नच देम इफ दे आर नॉट इन द राइट मूड। सो ऑल ऑफ द मदर्स आस्किंग अस क्वेश्चंस कि हम क्या करें, बच्चों को कैसे हैंडल करें, इस वक्त घर में बैठे हुए पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, सुन नहीं रहे बात को, उस वक्त बात ना करें जिस वक्त वो सुनने के मूड में नहीं है, और उसी वक्त बात करें जिस वक्त आपको लग रहा है कि उनका मूड उस लेवल पर है कि वो शायद आपकी कुछ बातें सुन क्यूरियोसिटी के रिटेक अगेन, करें। मूड एलिवेटर का प्रिंट आउट निकाल के, जब तक वो क्यूरियोसिटी मोड में ना आ जाए कि बेटा तुमने जब, और वो माँ बाप को पता चल जाता है कि जब वो सवाल से कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया, और वो बोले कि वो अब अगर गुस्से से जवाब दे रहा है, इसका मतलब वो क्यूरियस में नहीं हुआ है। अगर वो अगर जवाब दे दे, हाँ जैसे मेरे बेटे की कहानी कि उसने जब लड़ता है और जब वो क्यूरियोसिटी वाले जवाब देता है, तो पता चल जाता है मुझे कि अब ये गुस्से वाले जवाब नहीं दे रहा, क्यूरियोसिटी माइंडसेट में आ गया, क्योंकि आपा ने मेरी ये बात नहीं सुनी। तो ऐसे इसका मतलब है कि अब वो क्यूरियस दिमाग में आ रहा है कि क्यों नहीं सुनी बेटा, तो क्यों नहीं हुआ। तो वो फिर चिड़चिड़ेपन, डिप्रेशन से या गुस्से से बाहर निकल के अब मुझे लॉजिकल जवाब दे रहा है। फिर बहन को बुलाया कि बेटा ऐसा क्यों नहीं किया, फिर उसका मूड लो होता है, फिर उसको वापस ऊपर लेके आओ। तो खैर टू बी ऑनेस्ट, मैं जितने आराम से बता रहा हूँ उतना आराम से होता बड़ी नहीं है बच्चों के साथ जब डीलिंग होती है, लेकिन कम से कम एज पेरेंट्स हम अपने आप को पॉजिटिव मूड में रख के सिचुएशन को टैकल करेंगे चीजें, तो ये रिजल्ट ज्यादा अच्छे आएंगे, क्योंकि हम अच्छे हाँ मूड में हैं और ठीक। बच्चे बुरे मूड में हैं, रिजल्ट डिफरेंट होगा। हम बच्चों की वजह से बुरे मूड में आ हाँ गए और अब हम सिचुएशन को डील कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली फिर उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। तो और यही यही चीज फिर अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में हम फोटो फोटो कर दें, इसी चीज को फोटो रिवर्स कर दें, तो बिल्कुल यही है। आप उस एग्जैक्टली बॉस के साथ झिक 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 शुरू हो गई, आपने एक टिक का जवाब एक टुक से दिया, तो वो बात कहीं की कहीं निकल जाती है और आपका दिल भी उठ जाता है काम से। यू लूज योर पैशन, यू लूज योर साइट, एंड दस यू lose all affinity and passion with work. So, बिल्कुल। my dear audience, before I move on to other questions that were registered on the Google Forms, I would like to thank you all, especially Zoeb, our expert, all the way from Cornell University. इतनी जबरदस्त तरीके से माशाल्लाह आपने आज एक्सप्लेन किया दैट इट्स ओपनड अप अ मिलियन पर्सपेक्टिव्स इन माय हेड बीइंग अ माइंडफुल एक्सपर्ट माय सेल्फ। सुपरबली अवॉर्डिंग आज का सेशन रहा। अच्छा, जो सवाल हमें लास्ट अभी आए हैं वो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि एक टीचर है जिन्होंने रजिस्टर किया सवाल, कहती है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्लास डिस्कशन और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में इनको इश्यूज आ रहे हैं, जो कि जनरली जो पीपल टीचर्स आर फेसिंग द सेम काइंड ऑफ इश्यूज।
तो इसके बारे में जरा सा आप ब्रीफली जरूर इनको बताइएगा कि आज की जबरदस्त कॉन्वर्सेशन के बाद ये क्या टूल यहाँ से लेके जा सकते हैं। नहीं, तो आई थिंक जस्ट टू क्लैरिफाई कि ये जो उनका जो क्वेश्चन था, ये आपके उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में था कि वन चैलेंज दैट यू आर फेसिंग व्हाइल स्टडीइंग और टीचिंग ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन स्पेसिफिकली के बारे में था, और इसका क्वेश्चन का जवाब ये है कि ऑनलाइन जब आप फैसिलिटेशन कर रहे होते हो तो उसमें आपको ये समझना होगा कि क्लास में जब लेक्चर हो रहा होता है तो आप नॉन स्टॉप जा रहे होते हो, बच्चे आपके सामने होते हैं, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकते हो। आप हाँ, वही लेक्चर फॉर्मेट ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये कि अगर नहीं कर आपकी एक सकते। घंटे नहीं, अगर 1 घंटे की क्लास अगर है आपकी, जैसे अगर स्कूल है तो उसकी 40 मिनट का एक पीरियड होता है या 1 घंटे का एक पीरियड हाँ, होता है डिपेंडिंग। हाँ, और अगर इसी तरह अगर हायर एड में ऑनलाइन है तो उसमें बाज दफा 2 घंटे की भी क्लास होती है ऑन कैंपस, या 1 घंटे की भी, 1.5 आवर की भी होती है। मेरे यहाँ तो 3 घंटे की भी होती है, शिकागो में जब मैं पढ़ाता हूँ तो 3 घंटे की होती है, 6 से 9। उसी चीज को आप एग्जैक्टली ऑनलाइन में रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि आप एंगेजमेंट लूज कर देंगे। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बाइट साइज लर्निंग करें, जिसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट एक बताएं, पॉज लें। जिस तरह देखिए, मेरी एक स्ट्रैटेजी थी, ये जो मैंने आज जो शुरू किया था वो बाय डिजाइन शुरू किया था कि मैंने अपनी ऑडियंस को एंगेज करना चाहता था मैं। तो मैं अपनी बात समझाने से पहले कोशिश ये थी कि हम ऐसे सवालात बनाएं जिससे एंगेज ऑडियंस हो। क्योंकि अगर मैं यही बात आज का सेशन, अगर मैं जितने भी मैंने जनरेशंस की बात करनी थी आज, अगर मैं सिर्फ वन वे करता तो मैं कर लेता। आप लोग सिर्फ सुनते रहते, मे बी वीडियो बंद करके आप लोग तकियों में सुनते रहते कि अच्छा भी ये बोला इसने, ये बोला इसने, ये बोला इसने, ये बोला, ओके बात खत्म, टाटा बाय बाय, और मूव ऑन कर गए। लेकिन वो इंगेजिंग है, कहने को ऑनलाइन एजुकेशन तो वो भी है कि भाई एक वीडियो में आपको एक बंदे ने बात समझा दिया, खुद सीख लो जाके आगे। लेकिन होता ये है कि क्योंकि टीचिंग में ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि टीचर जो होता है वो एक फैसिलिटेटर हो गया है, और वो सिर्फ 40% आपका वो आपको कंटेंट दे रहे हैं, 60% स्टूडेंट पे होता है कि वो इस चीजें सीखे। ऑनलाइन में आपको स्ट्रैटेजीज थोड़ी चेंज करनी पड़ेंगी। तो इसका जवाब ये है कि बेसिकली आपका जितना भी ड्यूरेशन का सेशन है उसको आपको डिजाइन करना होगा कि मैंने कॉन्सेप्ट किया, बच्चों से सवाल करके उनसे सवालात किए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हो तो बच्चों के नाम आएंगे, आप कॉल आउट करो नेम्स, जैसे क्लास में कर सकते हो, आप कॉल आउट करो नेम्स, या बोल दो कि मैं जो अपनी क्लास में करता था कि मैंने एक टूल होता है, अगर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वो फ्री टूल है, व्हील ऑफ नेम्स के नाम से, आई थिंक व्हील ऑफ नेम्स। बिल्कुल मैंने देखा है वो, जी 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 जी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम डाल देता था, 25 स्टूडेंट्स के नाम डाल देता था, और वो लिटरली जब मैं कोई कॉन्सेप्ट बताता था ना तो मैं कहता तो अब मैं उसके बाद फिर वो ऐसे टक 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 ऐसे करके जाता था। तो मैं अपनी स्क्रीन खोल के बोलता था कि अब मैं सवाल पूछने वाला हूँ, जिस बच्चे के पे ये नाम आएगा उससे मैं सवाल पूछूंगा, तो कोई भी हो सकता है। तो बच्चे प्रोएक्टिव। आई एम सॉरी मैं आपको ब्रेक कर रही हूँ, वी हैव इंटरनेशनल पीपल जॉइनिंग अस ऑन द व्यू कैम एज वेल। लिंडा पंडिता, we're really sorry, we were actually trying to be bilingual to make sure that most of the people nationally here in Pakistan would understand the conversation. But Zoeb, if we could now just keep it focused to being in English, I think Linda would be able to pick something or the other up by towards the end of the session. Sure, yeah, of course. So we were just talking about what are the best ways to engage students in an online session where they can ask questions and there could be proactive learning experiences that you would normally do on campus. So the best solution for that one is that you have to make sure that you plan your session where you can then parse and break down your concepts, and making sure that you're not talking for more than 5-7 minutes. You take a pause, then you ask questions, engage students, ask them questions that can help them understand that you are asking them. They can raise their hands using the tool as well. So there are different tools that you can use. You can give them bonus points. You can say that, all right, you're going to get bonus points for participation. So that's called gamifying the learning experience. So there's different strategies, but all in all, you have to make sure that the teachers have to plan their session. They just can't go into an online session thinking that it's just like an on-site lecture, but I'm just going to speak. Students are just going to take notes, and that's going to be it. No, you have to plan it out. So I think that's the answer to the first question. Perfect. Okay, yeah. And then we have another. We've had another comment registered that says students their teams seem to be scared, not as casual as they used to be with the physical presence. What do you have to say about that? For that one, the thing is that
just like in any situation, we talked about CEOs, we talked about senior managers, we talked about parents. These are all authoritative roles. Yes. Similarly, when you are a teacher and you have students, you are the one who is responsible for making sure that your students are comfortable. If they are Yes. scared, if they are uncomfortable participating, it's you who has to create that. You have to change your personality, and it's going to be a lot of learning curve, because when you do things on Ah, site, it's different. true. The body language is there, but in online settings, not everyone can open their webcams because the bandwidth is Ah, not there. It's only just like, we can't see all of our audience right now. So if this is a lecture, yes. all our Yes. students are not, they're online, but we are keeping Yes. them engaged by calling them out, because we know that not everyone can open their webcams, and it's not feasible as well. So we have Yes. to make sure that we include humor, informal learning styles in our online teaching, Oh, so that the students feel comfortable. You have to plan your session. It's just because you are in command, you are the host of your show as a teacher. So when you're teaching them online, if they are scared, you need to be curious of understanding the reasons of why they are scared, and you can do that by using polling tools. Like, I'll share a name, Poll Everywhere. It's a free tool okay. for up to 40 Okay. students. It's called Poll Everywhere, and you can ask Okay. your students. It's anonymous, so the students can freely share what problems they're facing or why they're scared, so that they're like, oh, teacher might say that, or they would know my name. So it's an anonymous survey that you can create by using Poll Everywhere, and then the teacher would know the exact reason. But in general, my strategy as a facilitator when I teach students, especially Z generation and millennials, is that I have to set up the stage for them to feel comfortable. They are coming into my world, they are my guests, and I have to treat them in a way that they feel comfortable. And if they're not, then it's my responsibility, it's not their responsibility. So that's the answer to that Perfect. question. Yeah. One takeaway. Perfect. Thank you so much, Zoe. One takeaway from your conversation right now before we move on to the next question quickly, for me as an individual, and I would suggest the same for my audience and our mindful family as well, is the fact that the person who is in an authoritative category, the person who is the authority, whether that might be the parent, whether that might be the vendor, whether it's the corporate sector boss, whether it's your CFO, your team lead, everybody who is in the authoritative role is the one who's supposed to maneuver, adapt according to the counter person's generation, learning, adaptability style. Is that true? Did I phrase that correctly? Yep, in a way, yes. I think I would use another word, that you are the one who's Sure. responsible, who's responsible for creating a culture. Culture Ah, is a big word that is used here in the US, where we measure engagement of our colleagues. So culture is, again, a scientific term now, where you can know how's the ah, culture of your organization. There are metrics, there are companies that will help you measure engagement. So yes, what you said, and on top of that, I would say, you as an authoritative role, you're responsible for creating a culture. It's just like when you have guests in your house. It's up to you how you make them comfortable. You create a culture where you can then, your guests who are like hesitant or not feeling comfortable, or are just eating with hesitation, you make them feel comfortable. Like my mother would say, you take some more chip. Oh, no, 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 take one more spoon. no, 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 no. No, no, Oh, take more. yeah. And so it's Great how you create the takeaway. culture. Yeah. So Great takeaway. Great takeaway. Okay, before quickly telling you about the other comment, Mariam Asif says that she would like to congratulate Zoeb to share researched opinion and very valid talk. Always want professionals to talk this way. We are really happy to have a person like him. Stay thank you so blessed. much. Well, More welcome. we are as happy, Mariam, and we are the happiest because we have enclosed him into the mentoring hub circle, Mr. Yes, Zoeb Mirza. I am with Mentoring Hub. Yes. Yes, and we're so Mariam, I'm so happy to read your comment, and I'm so glad that it is and it continues to be a vision of mine to bring the best, inshallah, from around the globe, very close to your personal access, Mariam. Okay, Zubia Absar says that we as parents introduce our kids to gadgets to engage them, but we should limit them and limit ourselves too about its usage time. This gadget time usage is another problem, I tell you. Real quick thing. Again, a teaser. I'll talk more about alpha generation. This is what you're referring to, is alpha generation. And the Okay. thing, and the research, one of the
I'll just share one concept here is that Thank you. alpha generation, they are already living in technology. So for them, there is no learning curve. What we need to teach them, which is a different thing that doesn't is not required for millennials or Z generation, is ethics. So our focus on alpha generation is ethics, making sure that they understand the ethical values of using these gadgets. For example, my daughter on her own went to YouTube. She found an influencer because a friend told her, and now she's following that influencer who is also a child, like in her teens, I think, not a child, but in her teens, and she talks about kids doing fashion and all of that stuff. So that means that it's not about technology, it's about the ethics now that she has to understand, that when she is exposed to these things, and we as parents try our best to be in front of them all the time, but kids are smart. And I was like, I wasn't aware that she's in the process of finding an influencer recommended by her friends. I learned from her that now, Baba, I'm following an influencer. This is her name, and this is what she does. And then I got more engaged, and I was like, oh my God, she went so quickly into this route. So the key is ethics, cyber ethics. Ethics is key here. So my recommendation to that question is that you have to instill them with ethical values, because you can't remove any gadgets from their life, because this is the new norm of how they. So then that means Zohaib, if I'm please correct me if I'm wrong. That means that it's the wrong thing to do to take it away from them. Instead, it's better to speak to them about how best to use it. Yes. Yes. Again, ethics is key here. For example, it's a medical fact that if you spend too much time, like grabbing your iPhone like this or any gadget like this, I think there was a research that something happens to your neck. I think so and it's happening to the kids as well now. So you have to. It happened to my son. I'm going to add it here live. It has happened to my 7-year-old son. It was 2 weeks ago that he started complaining about having pain here at the back of the neck. That's where the cervical spondylosis usually kicks in for people like us. And I was shocked for a bit, but then I quickly realized that it was the gadget time that was really putting him down on the screen every time, even if it was on the laptop or either on the phone. So I've experienced that. So these are the type of conversations that we should have more with them, to educate them and help them understand, because when they're in pain, they will then understand that, oh my God, it's happening again and I shouldn't do it. I should reduce my time. So you have to maybe, as my mother said, we are make them your friends. So I think that's what we need to do with our alpha generation. Make them your friends. Yeah. So. Okay. One last quick question, Zoe, before we close our session today. How to make ourselves fresh during consistent work and maintaining continuous active mind and commitment? Please respond to that, Zohaib, and I would also then like to add something mindful to that, inshallah. Sure. So again, because this question is in light to online teaching, and your question is that how to make yourself fresh and consistent. So it's all talking about the mindset. It's nothing to do with teaching. It's nothing to do with the technologies. It's to do with the mindset. And for that one, my quick example, my quick answer will be going to the tools that we talked about. That before you start a session, you have to understand your mood, where you are, understanding that you have to bring it up to that level where you can then engage with your students. Make sure that you plan your sessions accordingly. Online learning requires structure. Please know that it cannot be ad hoc, just like you went to a classroom and you just did your lecture and said, next week we'll continue with chapter 2. Read the chapter and come back and be prepared. That method is not effective. It does happen, but unfortunately, it won't give you the best results that you need. So that is why you have to make sure that you yourself is in the right mindset. You are feeling powerful than powerless. So it's up to you how you come to that stage, and then plan your session. So when you're in a good mood and you feel powerful based on accountability ladder, then you have to plan your session, because when you will do that, then you will say that, all right, and this is going to be new for you. So I'm assuming that this is new for the teachers in Pakistan who are trying to now teach online. Will be. They haven't been trained officially. Yeah, they haven't been trained officially. They haven't been trained to use online tools. They've just been asked, use Google Classroom, use Zoom, go with it. That's it. So with that in mind, create a community of practice. Don't plan things by yourself. Talk to other peers at work of how you're engaging your students. What are some best practices? So my focus would be to have the right mindset. And when you have that mindset, then second is
don't try to figure these things out on your own. Create a community of practice, which means that people like you who are in this situation, talk to them. I assure you, collaboration is the key. When you talk to others, you feel better as well, and you learn from Yes. best practices, because there's internet bandwidth Yes. issues, there are video issues, resolution issues. Then you have to plan your lesson, then you have to make sure how would you show that on your screen, and then how will you engage students. There are so many things, and you're trying I to do that know. in a small amount of time. So Yes. plan that with your peers, and then once you do that, hopefully then you'll have a consistent positive experience, because you know that you're doing this by collaborating with others. And please make sure that you understand that this is new for you, so you have to allow yourself. And if things do not work out in your sessions as planned, please give yourself that time, because this is new for you. Once you do this, like in educational philosophies, when you do something 2 times, you feel different. When you do the same thing 5 times, you feel different. When you do it Feel 10 times, different. you will feel more empowered. When you do it 20 times, you will be like, I can do this. I can now teach it to anyone else. So please understand that it will never be perfect. Just like today's session, when we had, I was planning to cover Yes. all sessions, but the way the session went and all, we will then strategize. So again, we have to Yes. understand that the key Yeah. is that were we able to impart our information today? Were students Yes. engaged? Are they satisfied? And if that's the case, then you can always continue and move ahead, making sure that you do time yourself as well in overall, to make sure that you're covering your curriculum for your class as well. So I think that's my Superb. answer. Yeah. Oh, good. Sabina Khatri had also joined us, Zoeb. She was there the last time as well. She's the Ma for Kiran Foundation. I spoke to you also the last time. We've spoken quite a lot of times about you, Sabina, together, and also with Zoeb. And she's found the session amazing. Before we cut out today's session, before we shut down, hello, Sabina. I really hope you're well. Sabina's been going around the entire of Sindh, Zoeb, helping everybody who's suffering with the COVID response in terms of rationing and so many other things. I hope you're keeping safe, Sabina. So before we wrap up today, I would just like to add here the reason. Wow. Sabina said something really nice I'd like to add and mention. The Sure. right mindset is the birth of innovation. Beautiful. Beautiful. Very good. Alhamdulillah. Yeah. Sabina is like the she's like the beacon of life. Sabina, you're the beacon of hope. You're the beacon of resilience for so many of us. We are. Yes, Mariam, I remember you too, my friend. She's asking me if I remember her as well. Mariam, I remember you too, my dear. All of the mindful family members, Zoeb, I would like to add for your newsfeed that I've met here in Pakistan since the time that I've started working on my own with my corporation. I've met brilliant people here in Pakistan. I cannot even begin telling you the stories, but Sabina says the beacon is pretty confused with technology. She's talking about herself. Sabina, you're such a sweetheart. We'll Sabina, we're going to take that up, inshallah. And there are a lot of avenues that Zoeb, that we're trying to work with Kiran Act, with Sabina's Kiran Kahani, inshallah. And I would like to add here the reason me and Zoeb are here. The reason Mentoring Hub is going live with these sessions is that we mean to make an impact, and we mean to let everybody know that we are here. Mentoring Hub, along with our international expert Zoeb, we've come up with brilliant comprehensive programs, inshallah. As Zoeb mentioned, that there is no one size fits all strategy. So when it comes to parent and children, when it comes to teacher and children, when it comes to a staff member with their team lead, we have a lot of mindful programs, our mindful development programs with Zoeb's superb science and logic and research experience brought together, that we can offer as support systems to your systems. Please reach out to us.
We only wish to make this humble note before we close today. Please reach out to us with your inquiries. Please reach out to us with your questions, and we will get back to you. The reason we are here every Sunday and always on the Mentoring Hub page is the fact that we want you to know your mindful community is here around you, here surrounding you. Please stay safe. Please stay home. Try to maintain social distancing. I hope you've enjoyed today's program. Thank you so much for joining us. Keep sending me loads of questions for Zoeb. Let's keep him busy. Zoeb, we're going to keep you busy. I'm Really busy. happy to. And yeah, and always Sabina saying thank you, Zora. Sabina, always love you a million. And I love all of my mindful community members. I'm very, very thankful to everybody who has recepted so well to my mindful effort that I'm trying to do for this nation and this soil that we all hail from. And I know, Zoeb, that you're trying to give back in the same manner to this soil that we both hail from. And we are proud to hail from Pakistan, Alhamdulillah. So thank you so much, Amreen. Thank you so much. She's also thanking you, Zoeb. She's saying, Thank you. Zubia Absar says, remain blessed, the mindful souls. Yes, Zubia, and we will be the mindful souls all together in this story all together. Let's rise up together, inshallah. Next Sunday, there's going to be an Eid special, and there's something special that we're going to be doing also. Gulnaz is also saying thank you so much for the interesting session, Zoeb. So we'll see you, inshallah, Zoeb. All the very best to you for all of the future programs. But to our audience, please stay tuned, because we're going to bring you yet the best from Mr. Zoeb Mirza in the coming few weeks, inshallah. We have structured planned programs already, and we're working on it. And as said, we have a lot of content and programs to give away for specific situations, specific to specific organizations. If you people are looking for advice, support, inbox the Mentoring Hub page, and we will get back to you along with a response from our international expert. Thank you, everyone. Have a great rest of the day, Zoeb, at your Thank end. you so much. I just want to add one thing, that because yes, because and this is just me right now talking to all the facilitators, including professionals, like academic and non-academic professionals who are facilitators. We started a program in Urdu. Yes. And we changed our format to accommodate the need of a student or a participant. Yes. This is the flexibility Yes. and the mindset that we have to develop, so that on the spot we have to adjust our teaching methods as well to accommodate student needs. So I think this was an example where I don't know if that student or that participant is she still online? Yes, she's still here. She's still, all right, so Linda's still with us. Yeah. Linda, this is all for you, that we changed our yes, we did. Yeah. We changed our language, and this is just to share. And I'm grateful that you joined us, because this is a perfect example for all the facilitators, that when you are in a situation where you have participants, academic and non-academic settings, you have to be empathetic. You have to be flexible in order yes. to accommodate your teaching styles, your methodologies, and that is what's going to make you a facilitator that everyone would crave for, because you're changing. You're not rigid. You're going to change your method. So I just wanted to acknowledge that, because we did change our communication from Urdu yes. to English to accommodate a need. Because in the coming sessions, just a teaser, that we will also be talking about students with disability. So yes. And that is another thing where they are left out in education or in facilitation. And we have to, again, I think, Zora, you set up the stage very well, that I just want to remind everyone that you said that this is a perfect time for us to rethink, because life has slowed us down. It has slowed me to that level as well, that versus going to an office and doing all the regular things. So this is a perfect way for us to reevaluate our best practices. Because we are all here for our learners, and if we
go in that route, and we make sure that this is a perfect opportunity for Pakistan to bring themselves to that level where they can also compete with other form of learning modalities, other disciplines, rather than following specific methods, which has its own benefit, but at the same time they have to be open to other solutions. Why? Because Why not? we have Yes. generations, and those things were Yes. valid for a certain generation, but now generations have changed. And that's how I'll end the show today, by again saying we talked about baby boomers, but we still have to talk Yes. about generation X, generation Y, Y. generation Z, And Z. and then generation Alpha. Z. And then Alpha. So we still have a lot of catch up to do. So I think today we went more than our scheduled time, but I'm happy Yes, that we did. We did. I'm did, grateful for yeah. the opportunity, and thank you so much for your for this time, opportunity. Yeah. Pleasure. Pure pleasure is mine. Yes, all of the Mindful family, we're going to shorten and close up the show now. Thank you so much for staying with us. Send us your questions and inbox us for specific customized programs for your organizations, your teams. We're here only for you. Thank you very much. Have a great, safe rest of the week. Love you Thanks all. so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.